दुनिया भर के बाजारों से बेहद कमजोरी के संकेत और भारतीय बाजार दिन के निचले 1.5 घंटा हफ्ते की कमजोर शुरुआत के बाद आज किन लेवल्स पर होगी क्लोजिंग और क्या नीचे के लिए कुछ और रिस्क बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट चूंकि तेजी से घटते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में अगले 1.5 घंटे की ट्रेडिंग होगी बेहद अहम। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बड़ी गिरावट इस समय स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है अनिल जी। सुबह जो डाउ फ्यूचर्स एक बार के लिए 100 पॉइंट ऊपर दिखे थे, 350 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं और हमारे बाजार में तो बड़ा कट है, 6 महीने का निचला स्तर। और आज इस बड़ी गिरावट के संकेत सुबह शुरुआती आधे घंटे में आते हुए दिखे थे दीप, जब आज बाजार के दिग्गजों ने गिरावट के संकेत दिए थे, क्योंकि आज इंडेक्स हैवीवेट्स चाहे वो रिलायंस हो, टीसीएस हो, एचडीएफसी बैंक हो, टाटा स्टील हो, हर एक सेक्टर लीडर, मारुति, टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे निफ्टी में जो सेक्टर लीडर्स है वो कमजोर होते हुए दिखे थे। ऐसा लगा था सुबह की शायद थोड़ा सा एफएमसीजी और फार्मा शेयर हल्का फुल्का होल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आधे घंटे में उन्होंने भी जवाब दिया। हालांकि फर्स्ट हाफ उतना बुरा नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ की फॉलोअप बिकवाली काफ़ी मजबूती से आती दिख रही है और काफ़ी जोरदार आती दिख रही है। और उसके पीछे की वजह यह है कि डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। 450 अंक शुक्रवार को घटने के बाद अब डाउ फ्यूचर्स फिर से 300 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 90 अंक नीचे, यानी कि क्रेडिट स्विस को बचाने के जो प्रयास होते हुए दिखे उसका असर डाउ फ्यूचर्स पर बिल्कुल भी नहीं है, नहीं के बराबर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालात देखिए, आप एक बार जल्दी से यूरोप के बाजारों पर नजर डालें, वहाँ पर चारों तरफ आपको तेज गिरावट का माहौल दिखेगा। 1 से 1.5% तक की कमजोरी आपको यूरोप के बाजारों में दिखेगी, चाहे आप फुटसी देख लें, डेक्स देख लें या फिर कैक देख लें, 1 से 1.5% ये कमज़ोर है। एशिया के बाजार जो कुछ खुले हैं, बंद हुए हैं, वहाँ पर भी चौतरफा बिकवाली का माहौल दिखा है। निक्केई 1.5% नीचे बंद होता हुआ दिखा है, शंघाई में 0.5% की कमजोरी रही है और हांगकांग तो 2.5 से 3% के बड़े कट के साथ बंद हुआ है और यही हाल कमोबेश आपको नजर आएगा। सिंगापुर का 1.5-2% नीचे और साथ ही साथ कोरिया में भी 0.5% का नुकसान। ताइवान जरूर सबसे कम गिरा हुआ, 1/4% नीचे। तो पूरे ग्लोबल मेल्टडाउन में भारतीय बाजार भी इस वक्त आपको अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान और साथ साथ गिरने की एक टेंडेंसी है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। बैंक्स अनिल जी, HSBC आज हांगकांग में 7% गिरा है, क्योंकि ये जो 81 बॉन्ड्स राइट ऑफ हो गए हैं उसका डर अब फैल रहा है कि ये कितने सेफ हैं, क्योंकि काफी सारे बैंक्स ने क्रॉस होल्डिंग में निवेश किया हुआ है। क्रेडिट स्विस का शेयर 1.86 को बंद हुआ था फ्राइडे को, आज 65% गिर चुका है। तो इसकी वैल्यू वहां से परसेंटेज में देखेंगे तो 65% है। अब शायद परसेंटेज में 70 पैसे पे आ गई, 60। लेकिन अगर परसेंटेज देखें तो मतलब इक्विटी होल्डर्स मान रहे हैं कि भले वो डील किसी भी प्राइस पर हुए, लेकिन क्रेडिट स्विस में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बची नहीं। और 81 बॉन्ड्स का नाम शायद हिंदुस्तान में लोगों ने पहली बार तब सुना था जब येस बैंक ने अपने 81 बॉन्ड होल्डर्स के पैसे जीरो कर दिए थे, और तब काफी हाई तो वह मची भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बॉन्ड, बैंक के बॉन्ड्स में पैसा लगाए और वो जीरो हो जाए, चाहे अनसिक्योर्ड क्यों ना हो। यही ट्रेंड आपको दूसरी जगह देखने को मिल रहा है और शायद ये एक बड़ी वजह कि अमेरिकी बाजार अपने फ्यूचर्स पर और यूरोप और एशिया अपनी कमजोरी से उबरने में नाकामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो शायद बुरी खबरें आना खत्म नहीं हुए, कम से कम मार्केट इस वक्त डिस्काउंट करके चल रहे हैं। अब दीप, जहाँ तक सवाल कुछ लेवल्स का है, यस सर। पहली चीज़ तो ये कि 16,850 ये वो लेवल था जो आपने 16 मार्च को बनाया था। फरवरी और मार्च के ये लोएस्ट लेवल हैं जहाँ हम पहुँचे थे। उन लेवल्स को ब्रीफली हमने तोड़ा है, 16,825 के आसपास का लो बनाया, यानी कि पिछले मेरे ख्याल से इस साल के सबसे लोएस्ट लेवल के आसपास हम इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। करेक्ट, पहली चीज़ है। बैंक निफ्टी जरूर 39,600 के आसपास का लो बनाकर 38,600 के आसपास का लो बनाकर अभी भी 39,000 के आसपास है, लेकिन निफ्टी ने पहले लोस तोड़े हैं और बैंक निफ्टी भी खैर अपने लोस से 400-500 पॉइंट ही दूर है, कोई बहुत ज़्यादा कंफर्ट और कुशन है नहीं। तो आज की बिकवाली दिग्गजों से शुरू होकर ब्रॉडर मार्केट में फैली है। नहीं तो आमतौर पर ये होता है कि इंडेक्स और इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स उतने कमज़ोर नहीं होते, ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा कमज़ोर होता है, लेकिन इसका मतलब क्लियर कट है। और सबसे बड़ी बात यह दीप कि कोई भी पॉजिटिव खबर पर बाजार का फोकस ही नहीं है। क्रूड का $70-71 पर आना कोई छोटी बात भारतीय बाजारों के इकोनॉमी के लिए नहीं है, लेकिन किसी का फोकस उस वक्त है नहीं। करेक्ट। न सोना 60,000 होने का कोई एंजॉय कर पा रहा है, न क्रूड $70 को एंजॉय कर पा रहा है। इस वक्त पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता, डर और तेज़ गिरावट का जो माहौल है उसमें भारतीय बाजार भी अपना पार्टिसिपेशन देते हुए दिख रहे हैं। तो माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। कुछ और नए और ख़राब लेवल्स के नीचे बाजार बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। 1-2 लेवल्स में इंपॉर्टेंट है वो बता दूं आज क्लोजिंग के लिहाज से।
16,972 की क्लोजिंग इस पूरे फॉल में आपको लोएस्ट लेवल पे मिली है। अगर आज आप उसके नीचे बंद होते जहां से आप लगभग 100 पॉइंट नीचे है, राउंड फिगर में 16,975 मान लें, और आज का हमारा क्लोजिंग का और इंट्राडे का स्टॉप लॉस 16,950 था, तो दिन का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो चुका है और क्लोजिंग का स्टॉप लॉस आपका अगर 16,950 का है, 975 का 972 होता है, उसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, जो एग्जैक्टली 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर का है। सो अब आपको क्लोजिंग में आखिर में वही स्टॉप लॉस रखना है। अगर 16,975 16,950 के नीचे आप बंद होते हैं तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन खत्म कर लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस 38,900 का है, तो 38,900 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन बची हुई भी सारी जीरो कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्रूशियल लेवल है। और अब आप जिस इस फॉल के अगर लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हो रहे हैं, अब आप कहने के लिए आर्ग्यू कर सकते कभी न कभी तो कोई न कोई लोएस्ट लेवल बंद होगा, वहाँ से बाजार घूमेगा, लेकिन वो लोएस्ट लेवल क्या 38,900 ही है या कोई और ही आपको पता नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि आप डिसिप्लिन जरूर रखें। अगर आपकी पोजीशन तेजी की है तो डिसिप्लिन रखना चाहिए। डिसिप्लिन के तौर पर 16,950 ठीक है क्लोजिंग, 38,900 क्लोजिंग, दो लेवल ध्यान में रखिए। 3:30 बजे तक हमें इन दो लेवल पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट लेवल आ गए। 6 महीने के निचले स्तर पर हैं भारतीय बाजार। एक दो अच्छी चीजें इसमें हैं, कच्चे तेल पर रखिए नजर, वहां पर आप $70 के नीचे ब्रेंट को देख रहे हैं, 17 महीने के निचले स्तर पर आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। आइए हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े, उससे पहले एक बार जल्दी से खबरें और ट्रिगर्स दोनों आपको बता देते हैं। कुशल और नुपुर हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स क्या है इंपॉर्टेंट बाजार के लिए? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में एसबीआई का आज, हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों कंपनियां फोकस में रहेंगी। अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनियों की बोर्ड बैठक है, साथ ही पीएफसी FY24 के लिए अपने मार्केट बोरिंग प्रोग्राम पर बैठक करता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है डिविडेंड्स की, जिसमें गेल, नाल्को और सन टीवी नेटवर्क शामिल हैं। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान के बाजार, और ये जो इवेंट्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये कल के इवेंट्स हैं, आज ऐसे स्पेसिफिक कोई इवेंट्स नहीं है आज के लिए। कल के दिन में जापान के बाजार बंद रहने वाले हैं वर्नल इक्विनॉक्स के बेसिस पर, और साथ ही 2 दिन की FOMC की जो बैठक है वो कल से शुरू होती हुई दिखेगी। 22 मार्च बुधवार यहाँ पर एंजल वन फोकस में रहेगा। चौथे अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी, और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफ कोर्स फेड की पॉलिसी है, जहां पर हमारी नजर रहेगी किस तरह से फेड डिसीजन लेता हुआ दिखता है, और साथ ही फरवरी महीने के यूके के CPI और PPI आंकड़ों पर भी आपको फोकस रखना है। ओके, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आज के जितने भी ट्रिगर्स है वो हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताएं आज खबरें कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जहाँ पे एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से जो कंपनी ने लोन लिया था, उसका समय से पहले कंपनी ने भुगतान किया है। 54 करोड़ के कर्ज का जो समय से पहले भुगतान हुआ है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रीस्ट्रक्चर्ड डेट है, उससे रीपेमेंट के बाद जो बैलेंस बचा हुआ डेट होगा उसे वेव ऑफ कर दिया जाएगा, और कंपनी 126 करोड़ का राइट ऑफ भी लेगी इस वेव ऑफ के बाद। तो ये स्टॉक आज फोकस में। पारस डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलते दिखा है, 64 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है कंपनी के लिए। एविएशन स्टॉक्स भी आज फोकस में है, क्योंकि जो एविएशन मिनिस्ट्री है वहाँ से बयान आते दिख रहा है कि जो वी शेप रिकवरी दिखी है वो काफ़ी पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। साथ ही साथ कच्चे तेल की भी बात करें तो 17 महीने के सबसे निचले स्तर पे दिखेगा, $70 के आसपास। इनफैक्ट फरवरी के महीने का मार्केट शेयर डेटा भी आया है, जहाँ पे इंडिगो को मार्केट शेयर में गेन हुआ है, और स्पाइस जेट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा कम होते फिलहाल नजर आया है मार्केट शेयर। कृष्णा डायग्नोस्टिक, जहाँ पे कंसोर्शियम को लेबोरेटरी सर्विस के लिए एक नया ऑर्डर मिला है, 450 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कंपनी को करीबन 730 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, हॉस्पिटल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। ब्लॉक डील देखें तो टेक महिंद्रा, जहाँ पे 10 लाख शेयर्स के सौदे हुए सुबह से, IRFC 11 लाख शेयर्स, और HDFC AMC जहाँ पे करीबन 48 लाख शेयर्स के कई ज़्यादा सौदे हुए, करीबन 2.25% इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में। ओके, ये है आज की आपकी सारी खबरें और साथ ही आपके ट्रिगर्स भी। गेस्ट का भी करें स्वागत सर। बिल्कुल, सभी मेहमानों का स्वागत किया जाए। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, सचिन जी और आशु मरान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल तैयार है सचिन जी BTST के साथ। बताएं सर, क्या बेचेंगे? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु।
अनिल जी, पिछले हफ्ते में हमने ICICI और इंडसइंड बैंक ये दोनों बेचे थे एंड वहाँ पर तो ऑलरेडी उनके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडिगो में डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन रजिस्टर हुआ है एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग 1800 से लेके 1780 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। सो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1854। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1800 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1780 का। डिस्क्लोजर ये है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर पोजीशन 1830 के पुट ऑप्शन द्वारा 1860 के पुट ऑप्शन द्वारा प्रेजेंट की है। तो फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है एंड ये ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है अगले 1 से 2 दिनों की तक इसका इफेक्ट नजर आना चाहिए। ओके, तो फ्रेश ब्रेकडाउन है और इसका इफेक्ट आपको आते हुए दिखेगा। इंटरग्लोब यहां से आप कर सकते हैं आज की सेलिंग की शुरुआत क्लोजिंग शो में। बाय द वे, टॉप लूजर आपका बजाज फिनसर्व है और बड़ा कट इस पर आया है। 5% की वीकनेस बजाज फिनसर्व पर दिख रही है। एक बार कुणाल जी से भी इस पर राय ली जाए। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर। 1230 बजाज फिनसर्व 5.25% नीचे जब हम बात कर रहे थे, सेक्टर के सभी दिग्गज आज फिसल रहे हैं, तो बजाज फिनसर्व फाइनेंस दोनों में प्रेशर। देखिए, एक बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट था और ये 1250 रुपए के आसपास था। ये लेवल भंग हो गया है और अब ये 1230 के आसपास चल रहा है। बड़ा सपोर्ट मुझे 1175 के आसपास नजर आता है, तो यहां से भी 50 रुपए की गिरावट रूल आउट नहीं की जा सकती है, तो और गिरावट यहां पर आती हुई दिखेगी। बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग की या ये सोचकर के काफी गिर गया है बाय करें, ये रणनीति ना अपनाएं। नीचे के लेवल्स पर स्टॉक आपको मिलेगा, सपोर्ट के आसपास खरीदें, बेहतर रहेगा। सपोर्ट के आसपास खरीदें, यही बेहतर रहेगा। आइए, आशु सर भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आशु जी, गुड आफ्टरनून। जरा बाजार पर अपना भी एक नज़रिया दें। स्प्रेड्स जो थे, अगर उस पर कुछ अपडेट्स हैं या फिर कुछ कॉल्स हैं तो वो भी बताएं। ओके, दीपांशु, अपडेट भी है, मार्केट व्यू भी है और एक नया स्प्रेड है। स्प्रेड नहीं है, एक थोड़ा डिफरेंट है। अनिल जी का जब ध्यान पूरी तरह जाएगा हम शेयर करेंगे। चलिए, तो अभी बताएं सर, बिल्कुल दो। मैं तो मल्टीटास्क करूं। मेरा एट ए टाइम जब आपकी पूरी अटेंशन आती है तो मोटिवेशन। अरे सर, क्या बात है, उसी मोटिवेशन के तुम यहाँ आते हैं। आप कभी इस गलत फहमी मत रहना कि मेरी अटेंशन पूरी नहीं है। नहीं, हमारी मोटिवेशन को ज्यादा चाहिए होती है। बिल्कुल सर, इरशाद। तो अनिल जी, पहले मैं एक नया ट्रेड बताता हूँ, जी जी, फिर उसके बाद वो उस दिन वाले ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। 29 मार्च की जो मंथ एंड की है दीपांशु, 29 मार्च जो मंथ एंड है, इसकी हमारे को ना 17,200 की कॉल और 16,500 की पुट, ये दोनों मिला के अनिल जी आएंगी 135-40 रुपए में। 17,200 की कॉल और 16,500 की पुट। ओके, इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 135-40 रुपए दोनों की। ओके, मुझे लगता है अनिल जी, हमने अपने क्लाइंट से अभी शेयर की है और इसी भाव पे की है, मतलब 5 मिनट पहले की है। कोई मतलब अनिल जी, इंडेक्स में कोई इतनी मारामारी है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों लेने के लिए बोली है और अपने को लगता है अनिल जी के कहीं ना कहीं दोनों साइड पे अब यहाँ से, मतलब यहाँ से अगर बहुत टूटा तो भी 250 पॉइंट की मूव आएगी, अगर रिकवरी हुई तो भी 250 पॉइंट की मूव आएगी। तो ये जो 250 पॉइंट के अंदर ये पैसे है ना, ये 140 वाले 280 या 300 रुपए हो जाएंगे। इसका स्टॉप लॉस है 50 रुपए। बट दीपांशु, इसको ना मैं जैसे अब मैं अनिल जी, व्यूअर्स के साथ ये एडवांटेज होता है कि मैं इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ कभी कभी। इसमें अनिल जी, अगर किसी को कॉस्ट कम करनी है, जो स्टॉप लॉस 50 रुपए का है, तो 17,200 की अगर कोई कॉल ले रहा है तो 300 पॉइंट 17,500 की बेच दे, 1:1। कोई रिस्क नहीं है ना। 16,500 की ले रहे हैं तो 16,200 की 300 पॉइंट नीचे की बेच दें। इसमें सिर्फ अनिल जी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर तो ये मूव आ गई परसों तक, 22 तारीख को कुछ उठापटक हो गई और 16,500 आ गया, तो वो 250-300 रुपए हो जाएगी। अगर कुछ नहीं आया तो वो 250-300 रुपए हो जाएगी, तो निकल जाएंगे। अगर नहीं होता तो थोड़ा मतलब पैसे बच सकते हैं अगर उस तरह की मूव नहीं आती है। तो ये दोनों साइड, दोनों ट्रेड का मतलब प्लेन वनीला बाइंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी के थोड़े पैसे कम मिल सकते हैं। लेकिन ये पर अनिल जी, मुझे लगता है ये ट्रेड करना चाहिए, कुछ धमाल अगले 8 दिन के अंदर अच्छा होगा। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जाएगा तो भी बड़ा और आएगा तो भी बड़ा, बिल्कुल बड़ा, और उसकी संभावना 22 मार्च के बाद बढ़ जाती है फेड की। मतलब 22 मार्च तक बचा क्या है? 22 मार्च 2 दिन बचे। कोई पैनिक स्टेटमेंट आ जाए कि पता चले हम 250 पॉइंट नीचे खुल गए, तो 140 में आप बना रहे हो, मतलब 90-100 पॉइंट की मैक्सिमम रिस्क बराबर है। 90-100 पॉइंट की रिस्क में अगर आपका, और उसमें भी अगर आपको हेज करना है तो थोड़े और बात और दूर का एक बेच लो, दो नहीं बेचने, वो ये इम्प्रोवाइजेशन है, इसी करनी है। फेयर इनफ। तो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बड़े मूव की उम्मीद में। और अभी भी आज 20 तारीख है, 29 तारीख को एक्सपायरी है, तो आपके पास 4, आज का सेशन छोड़ भी दो, 3 और 5, 8 ट्रेडिंग सेशन अभी भी बचे। अनिल जी, 8 ट्रेडिंग सेशन, और उसमें छुट्टी नहीं है। मैं एक भी ये बता दूं, बहुत सारे लोग फेड की मीट,
फेड की मीटिंग और उसके बाद आप कोई ना कोई बड़ा डेटा तो देंगे कि 2.5-3 करोड़ डेटा कॉलें या छोड़ो। 2.5-3 करोड़ पुट्टे बिकी हुई हैं, आप वो एकदम छोड़ो, वो बताओगे। तो बाकी छोड़ो, वो तो हर बार बिकती है। कौन सा बैंक सुधर जाए बिगड़ जाए, बिगड़ जाए सुधर जाए। तो और आजकल तो रोज वैसा बड़ा ये मूव है। बहुत अच्छा पैसा बन सकता है अनिल जी। वेरी नाइस, अच्छा है ये स्ट्रेटेजी। और इसमें अगर आप 17,500 का कॉल बेच दो, मतलब 16,200 का पुट बेच हाँ, दो, 300 पॉइंट और थोड़ा 50 रुपए और कम कर लो, तो जो 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था वो वैसे ही 50 रुपए तो आपने इधर से रिकवर बन कर गए। लिए। तो ये अनिल जी मेरे को एक लगा कि ये जरूर करना चाहिए। बड़ा अच्छा ट्रेड है, शांति वाला ट्रेड है, और कहीं पे मूवमेंट आ गई, मतलब जितनी वॉलिटिलिटी अगर रात को एसजीएक्सी दिखेगी ना, 16,900 हम खुश होंगे। 400 पॉइंट नीचे का और 400 पॉइंट ऊपर का, 300 पॉइंट ऊपर का बराबर है, ठीक बात है, फेयर इनफ, गुड। एक ये ट्रेड है। दूसरा अनिल जी थोड़े अपडेट्स हैं। हाँ, सर। एक तो अनिल जी आपने वो इंडिया कॉन्क्लेव में देखा, सचिन तेंदुलकर को अपने सारे डिसमिसल याद है? इंडिया कॉन्क्लेव मैंने देखा नहीं, अच्छा, वो सचिन का इंटरव्यू लिया उन्होंने, उनको सारे डिसमिसल याद है। जब वो आउट हुए। हाँ, तो आपको अनिल जी फ्राइडे को एक एक्सीडेंटल कैंडिडेट बताया था मैंने, वो याद है? फ्राइडे को वो आपका, सचिन को अपने याद है, दूसरों के नहीं। मुझे मेरे वाले याद है। सचिन को भी मुझे सहवाग के कौन कौन से थे तो याद नहीं होगा। नहीं मैं बता, देखो लेकिन अगर सचिन भी चाहे तो रिकॉर्ड पुराने खंगाल के देख सकते हैं, और मेरे पास भी रिकॉर्ड तो है ही है। आशु मदान साहब, HDFC बैंक, रिलायंस। याद भले ना हो, रिकॉर्ड सारा है। चलो ये भी बहुत अच्छा है अनिल जी। तो अनिल जी 3 अपडेट्स हैं। एक तो रिलायंस जो और उनके सामने निफ्टी आपने कहा था कि मैं उसमें 3 और ये 2 सामने शॉर्ट, क्योंकि वो अनिल जी वो पोजिशनल शॉर्ट थे। Correct. अब मैं तीनों का अपडेट देता हूँ अनिल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अनिल जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मतलब इट इज ए मैटर ऑफ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, ओके, और मे बी फ्यू मंथ्स, बट श्योरली नॉट फ्यू ईयर्स, कि कहीं ना कहीं अनिल जी आप ऑप्शंस के ना ट्रेड्स में बहुत जल्दी एक्टिव होने वाले हैं। मैं बहुत पहले मतलब से active आप मुझे लग रहा है कि अगले कुछ मतलब मैंने बताया ना डेज वीक्स और मैक्सिमम मंथ्स, कि अनिल जी की तरफ से भी ना वो ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। मैं देता हूँ ऐसे भी, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं नहीं देता? और वैसे एक्चुअली बताऊँ तो ऑप्शन सबसे पहले पढ़ना मैंने ही शुरू किया एक्चुअली, देखा जाए तो, क्योंकि मुझे याद है शुरुआत मैंने कैसे की वो बताता हूँ। जब मैं CNBC में हुआ करता था तब की बात है, तब मैं सुबह सुबह जब ऑप्शन के मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट चेंज और प्राइस मूवमेंट के जो स्टॉक्स होते थे, और उस समय क्या जनरली इतने स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस इतने पॉपुलर बिल्कुल नहीं थे। तो आपको अगर शुरुआती 5 मिनटों में किसी स्टॉक में 4-5% का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया, 2-3% का प्राइस एक्शन आ गया, इसका मतलब है कि आज उसमें कुछ न कुछ बड़े फ्लोज किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से हैं, जिसकी वजह से ट्रेड होते हैं। और उस जमाने में ट्रेड होते भी थे, हाँ, वो सारे होते थे। सो तब से वहाँ से इंटरेस्ट आया ऑप्शन के डेटा ट्रैक करने का। सो अभी भी हाँ, और वक्त के साथ 90% अगर 95% वॉल्यूम ऑप्शंस में है, तो हमें तो वो बताना ही पड़ेगा जो हो रहा है। तो बिल्कुल तैयारी है। पहला तो रिलायंस का स्प्रेड, वो एक्सीडेंट इज ऑन द कार्ड्स, वो 2200 के नीचे टूट गया है। पुट स्प्रेड दोनों प्रॉफिट के अंदर है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा स्प्रेड था अनिल जी HDFC बैंक का। आपको ध्यान हो फ्राइडे को अनिल जी HDFC बैंक में वो NCLT का वो आया, वो ऊपर आया, वो टेम्परेरीली उसने आधे घंटे के लिए हमारे को गलत किया। वो 4 रुपए का स्प्रेड अभी भी अनिल जी 4 रुपए से ऊपर ही है, कोई टेंशन नहीं है, वो वापस आ गया। तीसरा अनिल जी सबसे बड़ी लर्निंग, अनिल जी वो जो टेम्परेरी मंडे का कि गैप अप खुल सकता है, उसके लिए हम स्प्रेड बना के गए 17,050 250, और कितना गलत हुआ अनिल जी उसमें, भयंकर गलत हो गया अनिल जी। मतलब सुबह का मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो एज इज वेरी बेसिस पे बात कर रहा हूँ, आज बात कर अभी बात कर रहा हूँ। अनिल जी जो 50 पॉइंट गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 250 पॉइंट नीचे हो चुका है। अनिल जी स्प्रेड में लॉस पता कितना है? 10 रुपए। करेक्ट। अनिल जी ये है ब्यूटी ऑफ स्प्रेड्स। अनिल जी इस मार्केट में प्रॉफिट जो बड़े लोग हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो 11% है, जो लंबा खेले हैं, वो नहीं है जिन्होंने, बस ये है कि आपको मार्जिन देना पड़ेगा। बस। और अनिल जी मैं उसका आंसर बिना पैसे बनाने का काम नहीं। 1 मिनट अभी जरूर लूंगा अनिल जी। वो लोग नहीं है जिन्होंने प्रॉफिट बनाया, वो लोग हैं जिन्होंने लॉस मैनेज किया। अनिल जी छोटे छोटे लॉस करके आप संभाल सकते हो, बड़ा लॉस कब चले गए आप इस मार्केट से छोड़ देते हो। अनिल जी पिछले 2 हफ्ते में मैं बता रहा हूँ, एयरपोर्ट से लेके कितनी जगहों पे इतने लोग मिले, और जो वो मार्जिन की बात करते हैं ना, आज उनको रियलाइज होता है नहीं जी, छोटे छोटे करके ना जितना मार्जिन चाहिए उससे ज्यादा लॉस वो इस मार्केट में कर चुके हैं।
जितनी कैपिटल दीपांशु हम बात करते हैं ना कि अगर किसी को नहीं 10 लाख रुपए चाहिए तो स्प्रेड्स बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए, उनसे मैंने पूछा पिछले 1.5-2 साल में 1-1 लाख 2-2 लाख करके लॉस कितने दे दिए? उससे ज्यादा दे दिए। हाँ, वो तो सही बात। किसी के भी लिए अनिल जी, मतलब वो पैसा, इतने परेशान लोग मिले और अब मतलब ये तो अनिल जी ये स्प्रेड है, मतलब सबकी अपनी अपनी वो चीज है अनिल जी। आज किसी ने फ्यूचर लिया 300 पॉइंट नीचे है, किसी ने प्लेन मनीला कॉल ली, चलो 100 रुपए की ली तो 100 नीचे है, लेकिन 10 रुपए का लॉस अनिल जी। अपने को अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी, मतलब ये तीनों चीजें इसलिए बड़ी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप के स्प्रेड्स थे और तीनों का आज मैं आपके मतलब वजह से मैं बात कर पा रहा हूं कि दिस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। ठीक बात है। तो बिल्कुल आप डिसिप्लिन के साथ, ये मार्केट वैसे ही है, आप पैसा लगा के पैसा कमाएंगे, बनेगा थोड़ा लेकिन बनेगा। और आप सोचे बिना पैसा लगाए मैं सारा कमा लूँ तो कुछ नहीं होगा, तो फिर तो अपने को सोचना पड़ेगा कि अपन इतने बड़े महारथी हैं क्या। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी फरमाएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी सेल कॉल मेरे रडार पे है। सुमित जी ओनली आफ्टरनून, नो गुड प्लीज। वर्ल्ड सेल साइड में भी, हाँ अच्छा सेल है, ओके, अच्छा सेल साइड है, ओके। मुझे लगा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के चक्कर में आपने गुड लगा दिया। बहुत बढ़िया, सेल वाला कॉल है, बताइए सुमित जी। जी अनिल जी, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 41 रुपए 50 पैसे, 41 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा में ब्रेकडाउन है, कल का लो ब्रेक हो चुका है, स्टॉक ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, स्टॉक के अंदर यहां से दबाव देखने को मिल सकता है। 43 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 38 रुपीज का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा, 36 रुपीज का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। तो 2-4 दिनों के लिए बिकवाली करें 43 के स्टॉप लॉस से 38, 36 के टारगेट से। GMR एयरपोर्ट्स, इसका फ्यूचर बेचने की राय है सुमित जी की तरफ से, और सुमित जी की तरफ से लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। 43 रुपए का स्टॉप लॉस, 38 और 36 रुपए के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। एक एक करके स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन का माहौल बनता दिख रहा है। इस बीच डाउ फ्यूचर्स ने थोड़ी रिकवरी दी है, निचले स्तर से 150 पॉइंट रिकवर है, 350 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स अब 200 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी भी लगभग 50 से 75 अंक रिकवर होता है निचले स्तर से आपको नजर आएगा। ये है इस वक्त रिकवरी के संकेत थोड़े बहुत आते हैं। तो ये है GMR एयरपोर्ट जहां पर सुमित जी की सेल कॉल है, बट उसके सामने थोड़ा डाउ फ्यूचर्स रिकवर जरूर है। 16,900 पर निफ्टी भी इस समय आने की कोशिश कर रहा है। निचले स्तर से कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है, और चुनिंदा कंजम्पशन स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम भी दिख रहा है। बट फ्रेश सेलिंग प्रेशर आया है 1-2 और काउंटर्स में जहां पर आपको व्यू बनाना चाहिए और नजर रखनी चाहिए, स्पेशली जिस तरह से अभी गिरावट आई है। कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल कर दें एक बार। पहले चार्ट कॉर्नर का फिर बाकी सब बात करेंगे। बिगुल चार्ट कॉर्नर। पता है सर, देखिए दीप, हमारा ये दूसरा कॉल है आज का चार्ट कॉर्नर पर, दूसरा बाय साइड कॉल है। सुबह वाला भी था, खराब मौसम में भी आज डे हाइस पे ट्रेड कर रहा है IOC, और अब खरीदारी की राय है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। HUL पर खरीदारी की राय है। टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक नेकलाइन टूटी है 2480 2480 की एक नेकलाइन टूटी है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, HUL बहुत अरसे से एक रेंज में चल रहा है और इस रेंज के निचले स्तरों के आसपास इसमें बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट बनता है, और 2400 रुपए के आसपास वो लेवल्स हैं। वहां से हमने स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। हमें लगता है कि मौजूदा मोमेंटम में स्टॉक 2600 के लेवल्स को दोबारा रिक्लेम करेगा, तो यहां पर बाय करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 2450, 2450 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 2350 का, 2350 का, इवेंचुअल टारगेट 2600 का। खरीदारी की राय है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सर 2350 नहीं, हेलो बंसल जी बुरा मान जाएंगे। कुणाल जी पहला टारगेट 2550 2600, 2 टारगेट हैं, 2550 2600। बंसल जी देखो बोल भी रहे, बंसल जी बुरा मान गए, आपने टारगेट 2350 का दे दिया। और बंसल जी एक जब बुरा आप मान ही रहे हो। अनिल जी जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी,
बंसल जी ने कहा मान गए, यानी कि वो मुझे मान गए अनिल जी। वो कई बार कहते हैं कि आपको मान गया कुणाल जी। ओह अच्छा, मान गए बंसल जी, आप कुणाल जी को मान गए बुरा? ओके ठीक है, बुरा साइलेंट उसमें। अच्छा बंसल जी जब बुरा मान ही रहे हैं तो फिर मैं एक और चीज साथ में बोल ही दूं। तो बंसल जी कह रहे हैं कि आज का हमारा दूसरा कॉल, ऐसा नहीं है, आज के क्लोजिंग शो का बंसल जी और कुणाल जी का पहला कॉल फिर से आया है। बराबर है, दबाव बना रहना चाहिए। बंसल जी बताए अब कितना बुरा मान रहे हैं आप? अनिल जी मैं बुरा नहीं माना, अनिल जी बुरा बिल्कुल कुणाल जी का नहीं मैंने माना अनिल जी, मैंने बुरा तो किसी और चीज का माना है। हाँ अब वो ऑन एयर नहीं बोल सकते अनिल जी, कुणाल जी का बिल्कुल बुरा नहीं माना। कुणाल जी को तो बचपन से जान रहा हूं अनिल जी, इतने साल हो गए, अब तो ऐसा लगता है उनको बचपन से जानता हूं अनिल जी। ओह चलो, और वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था अनिल जी, मैंने तो ठीक टारगेट नोट कर लिए थे 25-50 के अनिल जी। ओके चलिए कोई बात नहीं, 2550 2602 टारगेट एचयूएल खरीदारी करने की राय आती है। आइए अगला बिगुल मेरे ख्याल से सचिन जी के लिए है। सचिन जी के लिए बिगुल बताएं सर। अनुज जी काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स में यहाँ पर फ्रेश बिल्टअप्स है एंड कुछ ब्रेकआउट फेलियर्स भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रामको सीमेंट्स में जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से ही रिवर्सल हुआ है, तो मुझे लग रहा है वापस यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पाइल अप है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 685 के ट्रेजेक्टरी के लिए स्टॉक ये पोजीशनड है। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी रामको सीमेंट के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 722 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा लगभग अराउंड 705 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 680 के आसपास के स्विंग्स इसमें नजर आने चाहिए अगले कुछ दिनों में। रैमको सीमेंट बेचे आज। रैमको सीमेंट में आप देख सकते हैं सीमेंट काउंटर में इंडिया सीमेंट के नेतृत्व में आज तेज बिकवाली होती दिख रही है। टॉप लूजर है वायदा कारोबार के शेयरों में इंडिया सीमेंट, और अब रैमको में भी यहाँ पर बिकवाली की राय। 722 का स्टॉप लॉस, 722, 705, 680 दो टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। और जो कुछ हो रहा है उसका, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर इसके बारे में आप पूरा जानना समझना चाहते हैं तो आपको एक पूरा अपडेट दे दिया जाए। और अपडेट आता दिख रहा है स्विट्जरलैंड से, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यानी कि यूबीएस। इसने संकट में फंसे हुए क्रेडिट स्विस, ये इस बैंक को खरीद लिया है। वैसे मेरे ख्याल से स्विस की स्पेलिंग जो है वो वहाँ के हिसाब से होगी, वैसे इसको स्विस ही बोलना चाहिए कायदे से। स्विस है, कायदे से स्विस ही बोलना चाहिए, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ऐसा होगा, है ना? स्विस ओके। सो क्रेडिट स्विस हम तो अभी तक यही बोलते हैं, अब क्या वैसे भी बंद तो हो ही रहा है, अब तो खत्म, अब तो यूबीएस हो जाए। अब सुधर के भी हम क्या करेंगे, बैंक की भी सुधर तो हम सुधर के क्या करें, ठीक है, तो हम क्रेडिट स्विस ही बोलेंगे। तो क्रेडिट स्विस के मामले पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए वरुण जी तैयार है। वरुण जी बताइए, आज 65% क्यों गिरा दिया आपने? हाँ अनिल जी, इतने नीचे के रेट पे अगर डील होगी तो जाहिर सी बात है गिरना ही। और नीचे जाओगे? नीचा नहीं 1.86 के आसपास पिछले बार जब बंद हुआ था तो था इस रेट पे। 0.76 पे इनको खरीदा है। उसके पहले तो खबरें ये भी आ रही थी कि 0.25 स्विस फ्रैंक में खरीदेंगे, उसके बाद 0.5 की बात आई, लेकिन फाइनली यूबीएस ने जो क्रेडिट स्विस है उसके जो शेयर की वैल्यू दी है वो 0.76 पर स्विस फ्रैंक की जो है वो दी है, और करीब 3 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 3.2 अरब डॉलर्स के आसपास में इसको खरीदा गया है। यूबीएस के एक शेयर के सामने क्रेडिट स्विस का अगर आप देखेंगे तो 22.48 शेयर जो है वो दिए जाएंगे, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि क्रेडिट स्विस 65-70% गिरा है, और यूबीएस भी कम नहीं है। यूबीएस भी अगर आप देखेंगे तो 12-15% के आसपास की गिरावट जो है आपको यूबीएस में भी देखने मिली थी, जबकि शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट स्विस 1.86 के आसपास बंद हुआ था। इसके अलावा डील में काफ़ी कुछ और है, जैसे कि स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक जो है उनके तरफ से यूबीएस को करीब 100 अरब स्विस फ्रैंक के आसपास की जो लिक्विडिटी है उसकी मदद दी जाएगी। एसएनबी की तरफ से करीब 9 अरब स्विस फ्रैंक की गारंटी अगर क्रेडिट स्विस जो है उसके डेट डिफॉल्ट करते हैं तो ये अतिरिक्त उसमें दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या क्या मिला है यूबीएस को, क्रेडिट स्विस का जो ग्लोबल बैंकिंग कारोबार है उसको रिटेन किया जाएगा, हालांकि जो मार्केट पोजीशंस है वो नॉन कोर में डाली जाएगी, और साथ ही साथ जो नॉन कोर यूनिट है और जो सिक्योराइज प्रोडक्ट का यूनिट है उसको इस डील से बाहर रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि शेयर होल्डर्स का कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए ये मजर वजर तो लग नहीं रहा, टेक ओवर भी नहीं लग रहा है, ये बेल आउट ही लग रहा है, तो बेल आउट ही किया गया और कुछ बेल इन है, जो आज सुबह बग्गा साहब बता गए। अच्छा हाँ, उन्होंने नए शब्द का इस्तेमाल किया, बोले ये बेल इन है। ओके और बग्गा साहब ने बोल दिया तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, सर ने जो कहा फाइनल बेल इन, वो बेल इन है। तो अब इन्होंने कुछ सिनर्जेटिक बेनिफिट्स के बारे में भी बताया है इस बेल इन में, जैसे कि पूरे तरह से अगर एक बैंक को अगर आप देखेंगे तो $5 ट्रिलियन के आसपास के एसेट्स इनके होंगे, और डील जो है
2027 के बाद जो है ईपीएस एक्रेटिव होने वाली है। सालाना इनका कहना है कि $8 बिलियन के आसपास के कॉस्ट रिडक्शन जो है वो होने वाले हैं। नेगेटिव गुडविल जो है $60 बिलियन के आसपास की इन्होंने इस पूरे डील में आकी, और जो 81 बॉन्ड्स थे, 81 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स जो थे $17 बिलियन के आसपास, $17 अरब के आसपास अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू को राइट डाउन किया गया है। फिलहाल यूबीएस का अगर आप देखते हो तो शेयर परचेस भी चल रहा था, उसको भी फिलहाल के लिए इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो ये सारा अपडेट है जो कि निकल के आया, और ये कह रहे हैं कि इस पूरी डील के बाद एसेट मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में इनकी रैंकिंग जो है 5वें से बढ़ के 30 पे आ जाएंगे, और दुनिया भर में 19वें से बढ़ के ये 11वें नंबर पे आ जाएंगे जो मर्ज एंटिटी होगी यूबीएस और क्रेडिट स्विस। तो थोड़े कुछ इन्होंने कोशिश की है सिनर्जीज बताने की, बट ईपीएस एक्रेटिव तो 2027 के बाद से होने वाले, नो डाउट थोड़े बहुत भारी भरकम गिरावट। ओके, तो चलिए ये है यूबीएस, यही अच्छे माहौल में हो डील तो यूबीएस भी बढ़ता, क्रेडिट स्विस भी बढ़ता। खराब माहौल में हो रही तो दोनों ही गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, है ना? बुरी तरह सर क्या हो सर, आप हाथ जोड़ रहे हैं? अनिल जी, अच्छे माहौल में पिछले 1-1.5 साल में जो मर्जर्स, जो बायबैक्स, जो स्टेक सेल हुए हैं ना, मुझसे मेरे से रिसर्च पूछ लेना। आप ये मान रहे पिछले 1.5 साल से माहौल अच्छा था? अच्छा, आपने कहा अच्छा। जो अच्छे माहौल से, आपको नहीं लगता सर? मुझे तो ये, मैं तो कह रहा सर, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मुझे ब्रेकआउट, अच्छे माहौल से, ये सब कुछ जो हंकी डोरी, फोमो, मुझे तो इन्हीं चीजों से डर लगता है। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं वो सारी रिसर्च पिछले 1-1.5 साल की कर दूंगा सर। बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। रिसर्च किसी भी तरह की हो, कोई भी हो, रिसर्च इज ऑलवेज वेलकम। रिसर्च का अपना मजा है, और जो डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स आपके जो सामने होते हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल वो होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और जरा हमारे एक्सपर्ट से एक बार बात करें उससे पहले जल्दी से एक बार बता दूं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में जिस तरह की रिकवरी आ रही है वो बताना जरूरी है आपको। डाउ फ्यूचर्स अब 150 पॉइंट ही नीचे बचे, यानी कि 200 पॉइंट की रिकवरी शो शुरू होने के बाद से हुई है, और निफ्टी निचले स्तरों से 100 पॉइंट सुधरा है, और बैंक निफ्टी भी बताऊं कितना सुधरा है, सुधरा हुआ ही कहेंगे, बीड़ा हुआ है तो, हाँ, 38,950 से 39,200, यानी कि करीबन 250 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में आई है, और निफ्टी में भी रिकवरी आपकी 16,828 से 16,930, यानी कि 100 पॉइंट की आती हुई दिखी है। सेठी साहब है तैयार फोन लाइन पर, बिगुल के साथ स्वागत किया जाए। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। और पहला बताइए सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक पेंट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सिरका पेंट्स, जो अभी 613-14 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक छोटी साइज की पेंट कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1600-1700 करोड़ का मार्केट कैप है। नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर है। सिरका इनका ब्रांड है पेंट का, जो लग्जरी सेगमेंट को कैटर करने के लिए, और बाकी एक यूनिको नाम की भी रेंज है इनकी जो मास मार्केट को कैटर करती है। फिर एक इटालियन ब्रांड है पेंट का 80 साल पुराना, सैन मार्को, उसको भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भारत में। फिर एडेसिव्स के कारोबार में है, व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी भी बनाते हैं मुझे लगता है, और अच्छी क्लाइंट लिस्ट है, गोदरेज जैसे इनके कस्टमर्स है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अनिल जी, पिछले 4-5 दिनों की मार्केट में, जहां इक्विटी मार्केट्स में मार्केट है, वहीं क्रूड के प्राइसेस में भी एक जबरदस्त गिरे हैं क्रूड के प्राइसेस, और उसका इनडायरेक्टली फायदा जितने पेंट कंपनी से इनको होता है, बिकॉज इनका मेजर जो कॉस्ट कंपोनेंट है या मेजर रॉ मटेरियल है वो क्रूड है, तो क्रूड के प्राइसेस गिरने से इनको फायदा होता है। तो इसी कारण से हम देख रहे हैं पेंट सेक्टर भी फोकस में है, और इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और कंपेयर टू इट्स पीयर्स वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। अगर आप बड़े पीयर्स को देखेंगे तो वो जहां 75-80 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, ये 39-40 के मल्टीपल पे ही है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स में खरीदना चाहिए। 635 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट, 600 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। 600 रुपए का स्टॉप लॉस, 635 का टारगेट, खरीदे सिरका पेंट्स राय सिटी साहब की। सिटी साहब दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक भी एक सेफ सेक्टर है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से पीएनसी इंफ्रा को आज रेकमेंड कर रहा हूँ। 283-84 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक बड़ी साइज की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि मेनली रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज वगैरह बनाती है। एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और नए ऑर्डर इनफ्लोज भी अच्छे हैं। फिर अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, और बाकी सरकार का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हम आए दिन कई सारे ऑर्डर्स मिलते हुए इनको देखते हैं।
दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 139 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में सिर्फ 77 करोड़ का पैट था। FIs DIs भी अराउंड 38-39% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे HDFC, ICICI, कोटक, L&T, इवन FIs में गोल्डमैन सैक्स है, फिर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे 17-18% के रिटर्न ऑन इक्विटी, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 9-10 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि आप पीयर्स को देखेंगे तो 30-32 के मल्टीपल पे है। तो ये स्टॉक भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 295 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 278 का स्टॉप लॉस। PNC इंफ्रा है दूसरा स्टॉक जहां पर सेठी साहब की तरफ से रहा है खरीदारी की, और सिरका पेंट तो काफी तेजी से ऊपर की तरफ आता दिख रहा है। 635 के टारगेट है, 626 तक पहुंच भी चुका है। स्टॉप लॉस आप अपना ऊपर की तरफ ट्रेल करते चले जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है, और यहाँ पर 295 का रखना है आपको टारगेट, 278 का रखना है स्टॉप लॉस। छोटे टारगेट छोटे स्टॉप लॉस इसीलिए कि मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से सेठी साहब अपने आप को एडजस्ट करते हुए टारगेट के लिहाज से, लेकिन खरीदारी की राय बिल्कुल दमदार बरकरार है, वहां पर किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए लेते हैं आपकी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल ले लो, जो चाहिए ले लो आप। आइए 2:30 बजे के एनर्जी की स्ट्रैटेजी। सिचुएशन तो बेटर हुई है सर, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में शार्प रिकवरी आई है। कुछ क्या फैक्टर है? 250 पॉइंट सुधर गया है, 250 पॉइंट, अब सिर्फ 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है डाउ फ्यूचर्स। तो एक पॉइंट पर दिन में 400 पॉइंट नीचे थे, तो शार्प रिकवरी आ रही है। यूरोप के बैंक्स अभी भी कमजोरी में है सर, ऐसा कुछ वहां पे सुधरा नहीं है, बट फ्रांस के बाजार पॉजिटिव आ गए हैं यूरोप में, ये इंटरेस्टिंग है। यूके भी सुधरा है, जर्मनी भी सुधरा है, तो उतने खराब नहीं दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स जितना एक घंटा पहले आपको दिख रहे थे। हमारे बाजार भी उतने खराब नहीं है, हालांकि 150 पॉइंट का कट निफ्टी पर है, 400 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर है। क्या करना है? एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है दीप, मेरे को किसी को कोई बता सकता है, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कहाँ पे सारे हमारे फिल्मों के विशेषज्ञ हमारे बंसल जी, हाँ, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर से डर ही निकल जाए। मैरी कॉम। हाँ यस, सही जवाब, क्या बात है। बॉलीवुड क्रिकेट ये सब तो एंटर करना सर आपको। नहीं ऐसा नहीं है, डर वाला था, खुशी वाला पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो देखो बंसल जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बगैर आगे निकल गए। आशु जी, अनिल जी, अब आशु जी मूवीज अनिल जी पूरा देखते हैं और निकल गया, तो अनिल जी खुशी है इस बात की, कोई दिक्कत नहीं। अनिल जी बस इतना ध्यान रहे, जिस तरीके से भी फास्टेस्ट फिंगर में यहाँ आगे निकले हैं, हाँ। तो पार्टी के टाइम के अनिल जी बिल देने में भी आगे निकलना चाहिए। हाँ, ये निकल जाते आगे, फिर पीछे वाले देते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर ये है कि डेटा जो बता रहे हैं दीप, ये कि आपको जो क्लोजिंग चाहिए वो 17,970-72 के नीचे की नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ से 30-40 पॉइंट और ऊपर की क्लोजिंग मिले तो आप क्लोजिंग लेवल पर फ्रेश कमजोर नहीं है, जितने हैं उतने तो ही हैं, लेकिन फ्रेश कमजोर नहीं, क्योंकि एक आपने जो गड़बड़ वाला काम किया वो ये कि 16,850 के नीचे थोड़े समय के लिए गए, लेकिन गए तो जो एक आखिरी स्टॉप लॉस कई लोग मान के चलते हैं कि भाई जो लोएस्ट लेवल हमने बनाया 16 मार्च को था 16,850, जब से हम गिरना शुरू हुए 17,800 से गिरना शुरू हुए नॉन स्टॉप, तो यहाँ पर आए, तो वो लो तो जरूर आपने डे ट्रेडर के तौर पर 16,850 का अगर स्टॉप लॉस रखा है तो एक बार ट्रिगर हो गया। अब 16,950 के नीचे बंद होते हैं तो रिस्क ज़्यादा है, अगर उसके ऊपर बंद हो जाते हैं तो एक आध दिन आप और इंतजार कर सकते हैं। और जिस तरह की शार्प रिकवरी आ रही है डाउ फ्यूचर्स में, मुझे नहीं पता किस वजह से आ रही है, लेकिन आ रही है, और नेस्डेक फ्यूचर्स लाल निशान से हरे निशान में आ चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है। हम अपने दिमाग से तो कुछ काम कर नहीं रहे, न अपने दिल से कुछ कर रहे हैं, जो डाउ फ्यूचर बताता वैसे ही चल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अपनी कोई इस वक्त बुद्धि चल नहीं रही, वैसा हाल है मार्केट का, तो पूरे इम्पोर्टेड फ्यूचर जो ट्रिगर से उसी पे चल रहा है, तो जैसा डाउ रहेगा वैसा अगले घंटे भर में करना है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है 17,000 का लेवल। 17,000 के लेवल पर पुट में आपके लिए है 43 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कॉल्स में भी 17,000 पर ईयर 1 करोड़ है। आप सोचो, कॉल राइटर पुट राइटर से डबल क्वांटिटी में दबा कर खड़ा है। इसलिए आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप 3 बजे के पहले 17,000 को पार करके टिक पाते हैं क्या, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि कॉल राइटर बहुत तगड़े बैठे हैं। तो आई थिंक 17,000 16,850 ये रेंज रहेगी बचे हुए समय के लिए। 16,850 के आसपास आएगा तो थोड़ा सपोर्ट लेगा, 17,000 के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली आएगी। तो जिन लोगों को डे ट्रेडर्स को एग्जिट करना है, लॉन्ग पोजीशन में फंसे हैं, तो 17,000 के आसपास अगर इस रिकवरी में आए कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुधर जाएं, ऊपर आ जाएं, तो एक बार कोशिश करनी चाहिए वहाँ पर हल्का होने की। बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में 38,900 का स्टॉप लॉस नहीं तोड़ा है, ये एक अच्छा काम है। तो बैंक निफ्टी ने ना 38,900 तोड़ा है, नहीं क्लोजिंग बेसिस पे 38,900 तोड़ेंगे। तो बैंक निफ्टी फिर भी ठीक दिख रहा है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग बनाने की राय इसलिए नहीं कि लॉन्ग बनाने की रिस्क बहुत है, शॉर्ट करने के लिए थोड़ा इंतजार करें ऊपर में 39,500 39,700 की रेंज का। तो डेटा ये बता रहे हैं 39,000 पर बैंक निफ्टी आपका लेगा सपोर्ट, 39,500 पर रुकावट है। तो ऊपर में 39,500 के आसपास पहुंचे, वहाँ पोजीशन हल्की कीजिए, नीचे में 39,000 38,900 के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं। जो है पोजीशन उसको मैनेज करें, मेंटेन करें, डिसिप्लिन रखें, बाकी नया कुछ करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। बचे हुए 1 घंटे में आराम से देखें, टाइम पास करें। रेंज सामने आ गई है, रेंज आ गई सामने, लेवल सामने है। बैंक निफ्टी रिस्क से थोड़ा सा बाहर है, निफ्टी अभी भी खतरे के निशान के आसपास, वो बोलते नहीं तो बड़ा उफान बहुत है, खतरे के निशान के आसपास ये नदी बह रही है, Exactly. इसके ऊपर बह रही है, वैसा हाल है। यहाँ खतरे के निशान अभी भी है ही। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बाद का। बढ़ते हैं आगे, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ये मानता है कि निफ्टी में आगे भी जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। आजकल ऐसा कोई मानता नहीं है, और जब कोई माने तो फिर उसकी संभावनाओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, ऐसा वरुण दुबे मानते हैं। और इसलिए वरुण दुबे पूरी डिटेल्स लेकर आए कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का क्या कहना है। वरुण जी जरा फरमाएं। तो अनिल जी पहले टारगेट्स बता देता हूँ जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट कह रहा है। 2023 यानी कि इस साल के अंत तक 21,400 और कैलेंडर ईयर 2030 तक 50,000, ये मैं निफ्टी के टारगेट्स कह रहा हूँ। इतनी ऊंची छलांग जो है वो निफ्टी लगा सकता है, ये इनका कहना है कि यानी कि मौजूदा स्तर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 16-17% के आसपास का उछाल जो है वो आपको निफ्टी में देखने मिल सकता है। अब इसके काफ़ी सारे कारण इन्होंने दिए हैं। इन्होंने एक तो बड़ा कारण ये दिया है कि पिछले 4 दशक में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक दशक की जो तीसरा वर्ष होता है, यानी कि जो जैसे कि 2020 से 2030 के बीच में, ये 2023 यानी कि 3rd ईयर है एक दशक के बीच में, उसमें अगर आप देखेंगे तो एवरेज रिटर्न जो है वो करीब 18% के आसपास आता है। दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया है वो ये है कि चुनावी साल के पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिले हैं। जितने भी चुनावी वर्ष हुए हैं उसमें करीब 70% टाइम ऐसा हुआ है कि निफ्टी में अच्छा खासा उछाल देखने मिला है, पॉजिटिव रिटर्न देखने मिला। में 21,400 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने अपने खुद के टारगेट दे दिए हैं जो कि है 50,000 के आसपास। अब वो संभव है कि नहीं ये काफ़ी डाउटफुल है, लेकिन इस बार का तो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। टॉप पिक्स इन्होंने बताए हैं L&T, इसके अलावा काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जैसे कि बॉश है, फेडरल बैंक है, इनको इन्होंने अपने ओवरऑल जो बेस्ट पिक्स है उसमें शामिल किया है। तो ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट है। आशु सर मेरी नहीं है। और आशु सर कब से बोल रहे, हाथ खड़ा कर रहे हैं, मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है, और मैं वो क्लास के टीचर की तरफ ऐसे डायरेक्ट नहीं। देखो कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का तो चलता है ऐसे डायरेक्ट, लेकिन जब स्टूडियो में हो तो हम ये भी नहीं कह सकते हेलो आशु जी की आवाज नहीं आ रही है, ये आशु जी करिए। मैं तो इससे भी मुझे तो लग रहा है कि अगले हफ्ते 18,500 और ये 24,000 तक जा सकती है निफ्टी। 18,500 का नाम मत लो आप। मैं मेरे को लग रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी और कोई भी मुझे लगा आप कहेंगे मजाक क्यों कर रहे हो, तो मैं कहूँगा शुरू किसने किया। अच्छा, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट पर आपकी विशेष टिप्पणी सर। अरे जी मैं तो बल्कि वो अनिल जो कपिल शर्मा में वो कृष्णा वो कहते मुझे वो 2 दिन के लिए, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी आता है कि आप मुझे 2 दिन के लिए लगेगा, हाँ है ना, हाँ वो तो नाला मुझे तो ईयर एंड पे सर 2 दिन के लिए लगेगा सर। क्या करेंगे, क्योंकि वो पूरे साल के टारगेट्स मैंने लिखे हुए हैं किस किस के आए हुए हैं सारे, तो वरुण से जरा कंपाइल करवाना होगा रिसर्च। 2 दिन के लिए ईयर एंड पे सर वरुण लगेगा मेरे को। इतना मासूम सा बच्चा देखो, उस वो क्या करेगा, वो तो जो रिसर्च मिलेगी बताएगा। तो 2030 के लिए दिस इज समथिंग रियली, आई मीन समथिंग वर्थ रीडिंग। 2030 का टारगेट है, और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए काम की चीज़ है, नो डाउट उसमें कि आप पढ़ सकते हैं रिपोर्ट, कंटेंट देख सकते हैं कि क्यों 2030 तक 50,000 का निफ्टी का लक्ष्य रखना चाहिए, यानी कि लगभग यहाँ से 3 गुना। 2030 मतलब कितने साल हो गए, यहाँ से 7 साल। 7 साल में उसमें टेक्निकल तौर पे बोल रही है, कह रहे हैं कि टेक्निकल अगर देखेंगे तो ये लेवल निकल के आता है। और L&T फेवरेट शेयर है, वंडरफुल, वेरी नाइस। आज हमारी वेल्थ क्रिएशन पिक आज सुबह पहली वेल्थ L&T ही थी, और L&T में हम बात भी वही कर रहे थे कि 2 चीज़ें, एक 60% कारोबार जो इनका कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है वो अच्छा कर ही रहा है। IT की वजह से जो थोड़ा बहुत दबाव था अब वो भी धीमे धीमे कम होने की उम्मीद है। 4-6 महीने में IT बिजनेस भी ट्रैक पर आएगा, इस साल के अंत तक तो
3 साल के लिए हमने इसीलिए आज LNT आपको खरीदने की राय दी थी। ये तो राय हमारी थी सुबह, लेकिन वेल्थ क्रिएशन पिक आपको हर रोज दोपहर में 2:45 पर भी मिलेगी। और आज की वेल्थ क्रिएशन पिक के आपके लिए तैयार है दोपहर के शो की शरद अवस्थी साहब की तरफ से। मेरा वेल्थ क्रिएशन पिक है टाटा मोटर्स। कंपनी के 3 प्राइमरी सेगमेंट्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और JLR में लगातार इम्प्रूवमेंट है। अभी भी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नई रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट में आगे चल के भी हमें लगता है ट्रैक्शन काफ़ी मजबूत रहेगी। तो अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप लाइन में 15-16% की CAGR रहनी चाहिए और अर्निंग्स में काफ़ी बढ़िया उछाल मिलना चाहिए। FY24 की अर्निंग्स पे अगर इस टाइम पे स्टॉक ट्रेड करता है तो हमें लगता है 600 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स एक काफ़ी बढ़िया वेल्थ क्रिएटर होना चाहिए आने वाले समय के लिए। टाटा मोटर्स, ये है शरद जी की राय। 800 रुपये के टारगेट के लिए साल भर के लिहाज से एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन पिक आपके लिए आती हुई दिख रही है। इस पर करें फोकस। आइए बता दें आपको, आज से पूरे हफ्ते जी बिजनेस पर लगा है वेल्थ चेकअप कैंप और वहाँ पर आपको शानदार पोर्टफोलियो बनाने के मौके मिलेंगे। आज हमने आपको सुबह एक शेयर भी बताया, अभी एक शेयर बताया, लेकिन इसके अलावा हर रोज़ सुबह 10:30 बजे आप बाजार के दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। और आज आपने समीर अरोड़ा साहब को सुना, कल आप सुनेंगे रामदेव अग्रवाल साहब को। जी हाँ, हिंदुस्तान में पिछले 26 सालों से लगातार वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ लिखने वाले रामदेव अग्रवाल साहब 1989 से 1989 से वो लगातार वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ लिख रहे हैं। तो सोचिए क्या गजब की उनकी वेल्थ क्रिएशन के बारे में नॉलेज है। तो कल सुबह 10:30 बजे रामदेव अग्रवाल साहब से होगी आपकी मुलाकात, मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा सुनील सिंघानिया साहब होंगे, रमेश दमानी साहब होंगे और बसंत माहेश्वरी साहब होंगे और बाजार के और भी कई सारे ऐसे दिग्गज होंगे जिनसे हम समझेंगे, सीखेंगे वेल्थ क्रिएशन के गुर और कुछ बढ़िया रिसर्च। कल फिर से सुबह 9:45 पर एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च आ रही है और वो रिसर्च आशु जी के भी बेहद काम की होगी। और आशु जी आपको वो इंसाइट मिलेगी जो जिंदगी में आपने सोचा नहीं होगा। कल सर? हाँ, 9:45। ऐसी कौन सी? अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपको शॉर्ट कहाँ करना चाहिए तो? अरे वाह, बस सुबह 9:45 जुड़ जाइएगा कल सुबह, आप ही के लिए, डेडिकेटेड टू यू। वेरी गुड। ये रिसर्च कल आपके लिए आ रही है। नहीं सर, आपने आज ना मेरा वो दिल जीत लिया इस बात से, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता था, मतलब मैं ऑनेस्ट कन्फेशन है कि आपकी जो ज्यादातर रिसर्च बायस्ड होती है ना, वो प्लस वाली, बुल साइड वाली होती है। तो आप सही है, गलत नहीं है। नहीं, लेकिन ये करके आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा नहीं है। देखिए पॉइंट ये है कि जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल है, मैं न्यूट्रल होता हूँ, मैं तेजी की तरफ होता, लेकिन आपको जब मेरा थोड़ा सा बायसनेस तेजी की तरफ ज्यादा दिखता है, वो बायसनेस खाली इन्वेस्टर्स का है। ट्रेडर्स के लिए तो मैं न्यूट्रल हूँ। वैसे एक और चीज है सर कि मुझे ना ज्यादा इंटरेस्ट वो बाइंग वाले में ही रहता है, क्योंकि वो मैं कभी कभी मिस कर जाता हूँ। बेचने वाले की मुझे कोई रिसर्च नहीं सर, बहुत सिग्नल आते हैं मेरे पास, बहुत सिग्नल आते हैं, तो मैं ही बताता रहता हूँ सर। ना करें कल? नहीं कर लो सर, मतलब एक और मतलब नहीं बहुत नॉलेज बढ़ेगी सर, बिल्कुल बढ़ेगी, आपको मजा आएगा, बिल्कुल बढ़ेगी। तो हम इस पूरे हफ्ते हमने वेल्थ क्रिएशन को लेकर बहुत काम किया है। पिछले महीने 1.5 महीने से हमारी टीम लगी हुई है। बहुत सारी हमने ऐसी थीम्स निकाली, आप देखेंगे सुनेंगे दंग रह जाएंगे। और वो पूरी डेटा ड्रिवन है, कंप्लीट डेटा ड्रिवन है। डेटा ड्रिवन जो भी रिसर्च होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप चार्ट देखकर एनालिसिस करते हैं, आप FNO के डेटा देखकर एनालिसिस करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी पर करते हैं। आमतौर पर जो डेटा आपको होते हैं वो एक सही जजमेंट देने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है कि ज़रूरी नहीं पास्ट वाले डेटा फ्यूचर में हो ही हो, तो वो एक रिस्क थोड़ी बहुत जो होती है वो हमेशा होती है और उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करना होता है। बट काफ़ी कुछ आपको आइडिया और अंदाजा लग जाता है। तो कल हम आपको ये अंदाज देने की कोशिश करेंगे कि आपको बेचना कब है। वेरी गुड सर। तो इसके लिए इंतजार कीजिएगा। आप लोगों के लिए भी बेहद काम किए कि आपको अगर बेचना है तो बेचना कब। आज हमने आपको एक रिसर्च दी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदने का सही समय क्या है। पिछले 10 सालों में से 7 बार ऐसा हुआ है कि बाजार ने जो बॉटम बनाया है वो जनवरी से मार्च के बीच में बनाया है। और पिछले 7 सालों में से 6 सालों में ऐसा हुआ है कि बाजार का बॉटम, ईयरली बॉटम, जो साल का बॉटम बनता है वो जनवरी से मार्च के बीच में बनता है। यानी कि जनवरी से मार्च का महीना बहुत मुश्किल भरा होता है बाजार के लिए आमतौर पर, हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं। 70% और पिछले 7 में से 6 सालों में हुआ है। कल आपके सामने ये रिसर्च होगी कि बाजार का टॉप कब बनता है
और कब अगर आप प्रॉफिट बुक करके बाजार से निकलना चाहते हैं तो कौन सा वो सही समय जब आपको निकलना चाहिए। 9:40 पर वेल्थ क्रिएशन रिसर्च आपके सामने होगी। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए हैं इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार, और ऐसी रिसर्च है जो आप देखेंगे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपने जो बदला होगा आशु जी, हमारे पैनल पे बैठे हुए कई सारे लोगों ने, मैंने भी चेंज किया, बहुत लोग करते हैं। आमतौर पर आप जब रिजाइन करते तो क्या करते हैं? लेटर लिखते रेजिग्नेशन, 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन 7 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दुखी हो तो 8-10 लाइन का 1 पेज का लिख देंगे। एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया है, और वो इस्तीफा दिया है पूरे कितने पेज का? राजेश बताइए कितने पेज का? 65 पेज। 65 पेज का। मेरे ख्याल से गिनीज बुक में इनका नाम जाना चाहिए। अब तक का सबसे बड़ा रेजिग्नेशन लेटर 65 पेज का। तो आइए पहले ये समझ लीजिए कौन सी कंपनी है, कौन डायरेक्टर है, क्यों इस्तीफा दिया है, उसके बाद इसका क्या विश्लेषण होना चाहिए, और ऐसी अननोन कंपनी और एक अननोन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इस्तीफे को इतनी चर्चा करने की वजह क्या है, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। पहले एक बार फैक्ट फिगर्स और न्यूज समझ लीजिए। ब्रजेश बताएं। बिल्कुल। मॉड्यूलेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं संदीप खुराना। इन्होंने 65 पेज का इस्तीफा जो है वो भेजा था एक्सचेंज को, और ये एक्सचेंज ने पब्लिक किया है इस इस्तीफे को। और 65 पेज में से 25 पेज में इन्होंने इस्तीफे की वजहें लिखी हैं, और 40 पेज में अपने इस्तीफे के पीछे जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कंपनी के मैनेजमेंट पर, उसके सबूत दिए हैं। इसमें ईमेल्स हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे कुल मिलाकर 65 पेज जो है वो बनते हैं। इन्होंने मुख्य तौर पर कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठाए हैं, और इस पर एक्सचेंज ने सफाई मांगी थी, जिसके बाद कंपनी भी कम नहीं है, कंपनी ने भी 27 पेज का जवाब दिया है। उनके 65 पेज के इस्तीफे पर कंपनी की तरफ से 27 पेज का जवाब है, और वहां उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ये बहुत बार कंपनी के हितों के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। इन्होंने अपने इस्तीफे को एक तरह से हथियार बनाया है कंपनी को नुकसान पहुंचाने का, और स्टाफ के साथ खराब व्यवहार का भी आरोप लगाया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर। लेकिन 65 पेज का इस्तीफा ये जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है एक्सचेंज पर पब्लिक होने के बाद। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब मैं इस्तीफा लिख रहा था तो मैंने ये सोचा कि इस्तीफा कैसे लिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे गया, लोगों के इस्तीफे देखे, तो वहाँ ज़्यादातर लोग लिख देते थे कि ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन मैं अपना पद छोड़ रहा हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं लिखना था, मुझे जो सही लगता है वो मुझे लिखना चाहिए था। और इस्तीफे में एक शर्त इन्होंने ये भी लिखी है कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में इनका रेजिग्नेशन लेटर पब्लिश होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर जाने कि क्या हुआ कंपनी में। ओके। और एक्सचेंजेस ने इस पर एक्शन ले लिया है? एक्सचेंजेस ने सफाई मांगी थी, जो 18 तारीख को कंपनी ने जो है इसका जवाब दे दिया। हालांकि कंपनी का एलिगेशन है कि इनका जो कार्यकाल था उसमें 2 ही दिन बचे थे। इसके बाद इन्होंने ये पूरी कहानी लिखकर जो है 65 पेज की जो है दे दी, और इनके भी ये एक तरह से कंपनी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। स्टाफ के साथ खराब व्यवहार था इनका। ये सारे दोनों साइड के हैं की बातें हैं। अब कह रहे 65 पेज का रेजिग्नेशन है जी, उसके बाद कंपनी का 30 पेज का रिस्पांस भी आया, बट इतना 65 पेज का रेजिग्नेशन? नहीं दीप, इसमें एक तो ये जो कंपनी है मॉड्यूलेक्स, हमने पहली बार नाम सुना, ठीक है, स्टॉक भी पेनी स्टॉक है। 65 पेज के रेजिग्नेशन में 40 पेज के एनेक्शर्स हैं, सबूत के तौर पर उन्होंने जो अपने लिखना होगा। सवाल ये नहीं कि उन्होंने 65 पेज का रेजिग्नेशन दिया, या सवाल ये नहीं कि कंपनी अननोन है। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है जो आपके लिए, हमारे लिए, कंपनियों के बोर्ड पर बैठे हुए डायरेक्टर्स के लिए, और वो ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास क्या पावर है, वो उन्हें समझना चाहिए। आमतौर पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो इमेज, अब 1-2 साल को छोड़ दें, जब से थोड़े से एक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे भी होते हुए दिखे और उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि बोर्ड में आप क्या कर रहे थे। अदरवाइज 2-3 साल पहले तक अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल बोर्ड मीटिंग में जाने का, चाय समोसे ब्रेकफास्ट लंच करने का, 5 स्टार होटल्स में ठहरने का, फैमिली के साथ घूमने फिरने का, और अपनी मोटी फीस लेने का, इस तक माना जाता है। मतलब वो डेकोरेटिव डायरेक्टर्स जिन्हें कह सकते थे, वो उस तरह से होता था, और गलत भी नहीं है।
ट्रेंड ही वही था, एक्चुअली ट्रेंड ही वही था, वही इंडस्ट्री फिनोमिना था। सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आमतौर पर, कुछ छोड़ दीजिए, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शनली अच्छे लोग भी होते हैं, एक्सेप्शनली खराब लोग भी होते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर अपनी पूरी जो वो है पॉलिसी के साथ आते थे, बोर्ड मीटिंग में सारी चीज़ें मांगते थे, डिस्कशन करते थे, बट ज़्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे होते थे पहले जो सिर्फ शोपीस होते थे, और उन्हीं लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जाता था जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते थे। अच्छा कि मतलब हाँ कि हमारी मर्जी से हम बना रहे हैं, तुम्हें नहीं तो निकाल देंगे। डिपेंडेंट का मतलब ये है, मतलब नाम के इंडिपेंडेंट होते थे, काम के नहीं। सो इस कंपनी में अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 65 पेज का लेटर लिखा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही लिखा, गलत लिखा, अच्छा है, खराब है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास कम से कम इतना पावर तो है कि वो अगर गलत चीज़ों को सामने लाना चाहता है, कहने के लिए कई बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब कुछ बड़ी प्रॉब्लम किसी कंपनी में निकल कर आती है तो कह देते हैं हमने तो बोर्ड के सामने रखा था, बोर्ड ने कुछ एक्शन नहीं लिया, हमने तो अलर्ट किया था। अब वो मिनट्स में छोटा मोटा कहीं एक आध लाइन में फंसा होगा, लिखा होगा, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। सो आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर आप चाहें और आपको लगता है किसी कंपनी में वाकई में इतनी गड़बड़ियां चल रही है जो आपको सामने लाने की जरूरत है, तो ये एक छोटी सी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको एक रास्ता दिखा रहा है कि आप एक्सचेंज के जरिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज़ ला सकते हैं। ये बड़ा मैसेज है जो कॉर्पोरेट इंडिया को पढ़ने समझने की जरूरत है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को समझने की जरूरत है। तो इसलिए जब ब्रजेश मेरे पास ये स्टोरी लेकर आए तो सर एक छोटी सी अननोन कंपनी का ये मामला है, मैंने कहा ये मामला छोटा नहीं है, बड़ा है। इसलिए नहीं कि 65 पेज का रेजिग्नेशन है, इसलिए कि इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको किसी भी कंपनी से जुड़े हुए कुछ भी खराब मुद्दे हैं तो उनको उजागर करने के लिए एक क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है वो आपको बता रहा है, सिखा रहा है, जो हमें सीखने की जरूरत है। और एक्सचेंजेस ने इमीडिएटली उस पर उनसे कंपनी से उसका रिएक्शन मांगा है। हम बिल्कुल भी सही क्या है गलत क्या है उसमें नहीं जा रहे, हम एक बड़े मैसेज की तरफ जा रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आज ये ताकत मिलेगी कि अगर वो चाहें और अगर कंपनी के बोर्ड में उनकी किसी चीज़ की सुनवाई ना हो तो उनके सुनवाई के लिए उनके पास और भी रास्ते हैं। ब्रजेश, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाकई में इस तरह की स्टोरी ढूंढना पकड़ना, और मुझे पता है ब्रजेश ने स्टोरी डाली थी ग्रुप में तो उस वक्त मेरे कान खड़े, मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें सर एक और भी चीज़ लर्निंग है जो भी आप कह रहे थे, जस्ट एक्सटेंडिंग दैट, कि पहले जो आपने बोला ना, जो पहले डायरेक्टर होते थे बिल्कुल वैसा सब कुछ वैसा ही है, लेकिन पहले सर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। अब जब से पिछले सालों से अब कोई डायरेक्टर बनना नहीं चाहता, पहले तो होता था ना बनना है तो अब बनना, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। सर एक और पॉजिटिव इस चीज के अंदर से है कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो 64 या 67 पेजेस में से 40 पेजेस के उन्होंने प्रूफ सर वो दिए हैं, दैट शोज हाउ इन्वॉल्वड ही वाज इन द बिजनेस। एब्सोल्युटली। अदरवाइज तो वो जो आप कह रहे हो कि क्वार्टरली आना और कुछ चलो नोट्स दे देना या दो बातें कर लेनी या कर लेना, दैट टू व्हाट एक्सटेंट ही वाज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस, दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू प्रोवाइड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। और हम तो फिर भी, मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि मैं सच्चाई और क्या सही है क्या गलत है उसमें जा नहीं रहे कि उन्होंने जो भी पेपर दिए कितने सही कितने गलत है, कंपनी ने जो सफाई दी कितनी, वो हमारा काम भी नहीं है और हम उसमें जा भी नहीं रहे कि दो बोर्ड के बीच में और डायरेक्टर के बीच की लड़ाई वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको जो हाईलाइट यहाँ पर करना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सोच ले कि कंपनी में जो गड़बड़ियां हैं जिसको, और नेचुरली इसका पहला लेवल ऑफ रेजिंग द इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सीधा आकर पब्लिक में रखें, वो भी ठीक नहीं है। कंपनी चलानी होती है वो ठीक उसी तरह से है कि आपके घर में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में, बाप बेटे में, सास और बहू में, तो आपको जाकर सीधा कोर्ट में नहीं लड़ना है, करेक्ट। पहले घर में ही लड़के उसको सुलझा ले, घर में ना सुलझ रहा हो तब आप किसी बाहर वाले की मदद ले। सेम वे अगर आपके कोई इशू है पहले तो आपको बोर्ड में ही रेज करने चाहिए। अगर बोर्ड में रेज करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं सुना जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, तो फिर आपके पास एक अलग लेवल का मंच है, हथियार है जिसके जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, जो जांच होनी होगी, जैसे होनी होगी, एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर्स को जो एक्शन लेना होगा वो ज़रूर लेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पावरफुल करने की तरफ ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। एंड आई एम श्योर हमारे इन्वेस्टर्स को, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को एडवाइस करने वाली बहुत सारी कंपनियां, जैन गुप्ता साहब की है, आनंद टंडन, कौन से अपने अमित टंडन साहब की हैं, और भी कंपनियाँ हैं, वो एक वो हमारे इनगवन है, 3-4 तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग भी इस पर जरूर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग अपनी रिपोर्ट्स और कवरेज देंगे। बढ़िया मामला सामने, मैसेज सेट होता है, मैसेज सेट होता है। चलिए बढ़िया मामला। तो चलिए
ये है 65 पेज का आपके लिए रेजिग्नेशन लेटर। इस बीच हल्के बाउंस बैक के बाद बाजार अब वापस एक रेंज में सेटल होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा अब स्टेबल मूवमेंट आपको दिख रहा है, तो एटलीस्ट जो बुरी गिरावट थी वहां से संभल कर बाजार इस समय थोड़ा मूवमेंट दोनों तरफ का दिखा रहे हैं। बट बलरामपुर चीनी में एक बड़ा ब्रेकडाउन दिख रहा है, 7.5% का कट बलरामपुर में आया। सुबह से ही थोड़ा कमजोर है, इस समय थोड़ी और वीकनेस आपको बलरामपुर में आती हुई दिख रही है। तो इस काउंटर को रखें। एक बार हिमांशु जी से जरा इसके चार्ट पर राय भी ली जाए। हिमांशु जी, जरा बलरामपुर का चार्ट देखेंगे, आज वीकनेस आ रही है इसमें ज्यादा। बिल्कुल दीप, देखिए 350 रुपए के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने यहीं पर बेस बनाया, लेकिन अभी तक पिछले 2 अटेम्प्ट्स में स्टॉक लगभग 400 रुपए के पास जाकर ये जो रैली है वो फिजल आउट होती हुई नजर आती है। और इस बार बेसिकली शायद जो ब्रेकआउट फेल हुआ उसका कहीं ना कहीं कारण था कि जैसे ही स्टॉक अपर रेंज पर गया था, स्टॉक F&O बैन में आ गया था। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा वीकनेस यहाँ से स्टॉक में नहीं दिखती और शायद 350 के आसपास वापस से इस बार स्टॉक में खरीदारी देखने को मिलेगी। तो जिनके पास तेजी की पोजीशंस हैं इन लेवल्स के आसपास फिलहाल स्टॉक में बने रह सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पर 350 यानी कि 350 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बने रहने की सलाह है आपके लिए। बलरामपुर चीनी जिस पर आप बने रह सकते हैं। कोफोर्ज इसमें 3.5% का कट आया है। सचिन जी, कोफोर्ज जरा देखें, मिड कैप आईटी लास्ट वीक। आज दीपांशु, यहाँ पर काफी बड़ी वीकनेस है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये वीकनेस अभी भी एक्सटेंड होनी चाहिए। लगभग 3690 या 3700 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। तो जिस तरीके से इसने आज सुबह से शुरुआत की है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव मोमेंटम कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। तो अभी भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जब तक एक डिसाइसिव क्लोजिंग होती नहीं है 3850 के ऊपर, तब तक ये दबाव बरकरार रहना चाहिए। अगला लेवल टू रिव्यू होगा लगभग अराउंड 3700 के आसपास का। 700 का अगला लेवल रहेगा, इस पर आपको रखनी नजर। एक अच्छा स्पाइक जुबिलेंट फूड में आया है, जरा जुबिलेंट फूड को पुल अप करते हैं। ये स्टॉक थोड़ा एक्टिव भी हो रहा है इस समय, डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कंजम्पशन स्टॉक्स में ही फोकस है। अभी थोड़ी देर पहले HUL के लिए भी आपके लिए कॉल आया था। जुबिलेंट फूड जो डेज हाई पर है, सुमित जी 435 जुबिलेंट फूड, ये वापस ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट करने के लेवल्स आ रहे हैं इस पर, या फिर थोड़ा और बाउंस बैक बाकी है? 2% ऊपर है इस बाजार में। दीपांशु, लोअर लेवल से अच्छा बाउंस देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 440 का लेवल सस्टेन करेगा तो थोड़ा बाउंस आ सकता है, जिसमें 450 रुपए तक के लेवल जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। बड़ी तेजी के संकेत नहीं है, लेकिन बाउंस बैक के संकेत है। और नीचे में जो 415 420 का लेवल टूटा तो वापस से गिरावट आएगा। फिलहाल एक बार बाउंस बैक आ रहा है, थोड़ा और बाउंस बैक आने दीजिए। ओके, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड पर भी रखें नजर, यहाँ पर भी थोड़ी खरीदारी आ रही है। तो जुबिलेंट फूड, वेस्टलाइफ दोनों ही आपको थोड़ा मूवमेंट दिखा रहे हैं। पर अभी जो बात चल रही थी आईटी को लेकर, अब एक चिंता बाजार में आ रही है आईटी सेक्टर को लेकर, क्योंकि जो ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम है इस समय जो स्ट्रेस में आ रहा है, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो तो ज़्यादातर आपकी भारतीय आईटी कंपनीज ही हैं। तो ये जो ग्लोबली बैंकिंग संकट आया है, क्रेडिट स्विस ले लीजिए, UBS ले लीजिए, यूएस के छोटे मझोले बैंक ले लीजिए, उसका इम्पैक्ट भारतीय आईटी कंपनीज पर कितना हो सकता है, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है JP मॉर्गन ने। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताएं। बिल्कुल दीपा, आप देखिए यूएस रीजनल बैंकों को लेकर JP मॉर्गन का नोट आता हुआ दिखा था फ्राइडे को, और यहाँ पर आईटी कंपनियों में, जिसमें यूएस के रीजनल बैंकों में TCS और इन्फोसिस का ये सबसे बड़ा एक्सपोजर मान रहे हैं। और यहाँ पर जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यूएस के रीजनल बैंकों में इन दोनों कंपनियों का लगभग 2 से 3% ही इनके ओवरऑल रेवेन्यू में आता है। बट सिग्निफिकेंस यहाँ पर यह है कि यूएस के रीजनल बैंक दिक्कत में है, तो पूरा का पूरा रीजन जो है वहाँ से कितनी इनकी रेवेन्यू आती है उस पर अब फोकस बनता है। साथ ही BFSI, क्योंकि ये बैंकों की बात हो रही है, तो BFSI को लेकर कितना बड़ा एक्सपोजर है इन सभी कंपनियों का, वहां पर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आगे चलकर जिस तरह का सेंटिमेंट अभी बना हुआ है, हो सकता है कि जितने भी आईटी क्लाइंट्स हैं इनके वहां पर बजट कट्स होते हुए दिखे। और अगर ऐसा होता है तो सभी कंपनियां जिनका भी यूएस में एक्सपोजर है, जिनका भी BFSI से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है, उनकी आय पर सीधा सीधा असर होगा। अब यहाँ पर आपने नंबर्स के लिहाज से देखिए तो यहाँ पर डील रैंपअप्स में और साथ ही जो आय में के कन्वर्जन में, यानी कि जो आगे चलकर जो रेवेन्यू कन्वर्ट होगा उसमें देरी होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय आईटी कंपनियों का BFSI वर्टिकल के अंतर्गत यूएस बैंकों से 62% और यूरोप से करीबन 23% हिस्सा आता है। तो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर BFSI के अंतर्गत भी यूएस एज ए रीजन यहाँ पर आईटी कंपनियों का बनता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, एक्सपोजर वाइज आप देखें तो बड़ी आईटी कंपनियों में LTI माइंडट्री का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, करीबन 72% रेवेन्यू
रेवेन्यू इनका यूएस से आता है। साथ ही HCL टेक, इन्फोसिस और विप्रो करीबन 60% से ज़्यादा रेवेन्यू ये भी क्लॉक इन करते हैं यूएस से ही। TCS की जहाँ तक बात है करीबन 54% इनका रेवेन्यू वहाँ से आता है। जहाँ तक जो BFSI एक्सपोजर की बात है उसमें LTI माइंडट्री लगभग 37% BFSI से, विप्रो, TCS, इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास के ब्रैकेट में ही आ रहे हैं। मिड कैप IT कंपनियों की बात करें तो एम्फेसिस आज देखिए बड़ा एक्सीडेंट है, 3-3.5% का कट वहाँ पर भी आता हुआ दिखा है, और वो इसलिए भी क्योंकि यूएस से ही इनका करीबन 82% रेवेन्यू आता है, और BFSI वर्टिकल में भी यही लीड कर रहे हैं लगभग 54%। तो दोनों ही यहाँ पर गिरावट के जो कारण है एम्फेसिस में वो साफ तौर पर दिख रहे हैं क्योंकि एक्सपोजर इतना बड़ा है। इसलिए सारे IT स्टॉक्स में आपको करेक्ट दबाव भी आते हुए दिख रहा है। तो बैंकिंग संकट अमेरिका का है, बट भारतीय IT कंपनीज को परेशानी है, और काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज हैं जहां पर BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर ये बड़ा योगदान देते हैं कारोबार के लिए। आइए आशु सर नया स्प्रेड दे रहे हैं, आइए स्विंग के सुल्तान आशु बता। दीपांशु, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर के अभी पिछले 10 मिनट में ना थोड़ा सा मूव आया जिसकी वजह से कॉस्टिंग में थोड़ा सा फर्क आ गया जो भी हमने क्लाइंट से शेयर किया, अभी किया 5-7 मिनट पहले ही है। 16,900 का एक कॉल लेना है और 17,100 का एक बेचना है। 1:1 स्प्रेड है इस एक्सपायरी का। इसकी कॉस्ट थी 90 रुपये, अब जो मेरे हिसाब से 98-99 हो गई है। एज ए सेड कि अभी पिछले 15 मिनट में मूव आया, तो हमारा मानना है कि इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 50 रुपये, और ये 75 to 100 रुपीज़ का मूव ये मिलेगा इसके अंदर। ये सर अब 98-99 रुपए में बन रहा है, 99 के आसपास है। 16,900 का एक कॉल ऑप्शन ले लो और 17,100 का एक सर 1:1 स्प्रेड है। आज सर सारे स्प्रेड आप देखिए इतनी वॉलिटिलिटी में कोई 1:2 नहीं है, क्योंकि मूवमेंट जहां भी आएंगे सर मजेदार जरूर मिल सकते हैं। एक हमने मंथली बनाया है, वो कॉल पुट दोनों लिए है, और एक ये 1:1 स्प्रेड बनाया है जिसमें लगता है कि सर अगले 2 दिन में एक भी गैप अप मिल गया ना, वो है। इसीलिए मैंने सर आज वो 17,050 और 17,250 नहीं तो 5-7 रुपए में कहते हैं ना आदमी काट लो, क्या करना, वो काटना नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं ना जैकपॉट वगैरह लग सकते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत रहनी है इसके अंदर। और मतलब 17 सर जो आपका लेवल भी है, देखिए लेवल सारे टूटते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन वो टूटने से पहले भी ना सर धोखा भी कई बार देगा। एक तो जेन्युइन रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं टूट रहा उसके चक्कर में वो धोखा भी देता है, जो हमने देखा है पास में कई बार। तो किसी भी वजह से मूव मिल सकती है सर अपने को। डन। तो एक गैप से कभी ओपन हो जाए कल, या फिर एक अब से लेकर वीकली एक्सपायरी तक कोई मौका मिल जाए, तो 16,900 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 17,100 का एक कॉल ऑप्शन बेच दे, 99-100 रुपए के आसपास से थोड़ा नीचे मिल जाए तो और भी अच्छा। और 175-200 का टारगेट रखें, 50 का स्टॉप लॉस, यानी कि आधा रह जाए दाम, थैंक यू, डबल हो जाए, एंजॉय। 1:2 का 900 का ले रहे हैं, 970 तो स्पॉट चल ही रहा है, 70 रुपए तो इन द मनी है सर। हम एक तरह से फ्यूचर को रिप्लेस कर रहे हैं कि शांति होनी चाहिए। शांति कहाँ की हो चाहिए सर? नीचे वाली, ऊपर वाली में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो रिस्क नीचे की आप मैनेज करके चल रहे हैं, ऐसा मानना है आशु सर का। और ले देखे घूम फिर के वापस वही जो आशु सर हम बात कर रहे हैं, 17,972 की जो लोएस्ट क्लोजिंग मिली थी, बाजार उसके ऊपर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 3 बजे के बाद वहां आने की कोशिश होती हुई दिख रही है। लेट्स सी वेदर सक्सीड और नॉट। आइए इस बीच में भारत के बैंकिंग संकट तो अमेरिका का है, अमेरिका के बैंकिंग संकट का भारत के IT कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश हम कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्शन आपके लिए हो चुका है जो हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है जो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आइए एक्शन जो बाजार में भरपूर बनता हुआ दिखा है। इस बीच में आपको बता दूं कि डाउ फ्यूचर्स अब लगभग 125 अंक आपको नीचे दिखेंगे। थोड़ी रिकवरी के प्रयास जो होते दिख रहे हैं वो 100 अंकों की कमजोरी तक आकर रुकते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। जी खरीदारी करके चलनी है ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में, जो कि करंटली 444 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इंक्लूडिंग फार्मा सेक्टर के सिलेक्टेड पॉकेट्स में कुछ अच्छी रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग बनते हुए नजर आ रही है। तो ग्लेनमार्क फार्मा का फ्यूचर खरीदना है 452 और 460 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए, 440 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ BTST करके इस स्टॉक को चला जा सकता है। 140 का स्टॉप लॉस, 452 और 460 के लक्ष्य के लिए खरीदे ग्लेनमार्क फार्मा, ऐसा मानना है हिमांशु जी का। हिमांशु जी आपका भी पहले ही बिगुल है आज का ये?
अनिल जी क्लोजिंग शो का पहला है। ओपनिंग में थे आप? अच्छा हाँ, ओके, आरबीएल बजवा के गए थे ना, ओके हाँ याद आया। ओके हाँ, मतलब कई बार क्या होता है कि आप प्रेजेंस फील नहीं कर पाते ऐसा। तो हाँ, अब आपकी प्रेजेंस हम फील कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। 452 और 460 के टारगेट के लिए हिमांशु जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली है, सूर्य कुमार यादव की तरह। भले दोनों मैच में एक एक बॉल ही खेले तो सही ना, उतरे तो सही ना। चलिए आइए बढ़ते आगे। बैंड से बेनिफिट का है वक्त। आशीष है हमारे साथ तैयार। जी आशीष, अभी तो कौन है? दोनों ही है अंदर सर? दो स्टॉक है हमारे पास, जीएनएफसी, हाँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और जीएनएफसी, दो स्टॉक हैं। इनमें से एक बाहर निकल रहा है। जीएनएफसी यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से कम आ गई है, 79.93% है। आगे नीचे? हाँ नीचे आ गई, तो स्टॉक पक्का हो गया कि बैंड से बाहर आ जाएगा। लेकिन सर इसके बाद जो एंट्री कर रहा है, काफी लंबे समय के बाद एंट्री कर रहा है बायोकॉन, यहाँ पर अगर आप देखें तो तेज उछाल आपको मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में देखने को मिला है। शुक्रवार को अगर आप देखें तो करीब 89% पर थी पोजीशंस, अब बढ़कर 101% हो गई। 95% के आंकड़े को काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया है, यानी निश्चित हो गया कि बायोकॉन आपको बैंड में दिखेगा। बाकी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अभी करीब राउंड फिगर 92% है, तो थोड़े दिन बैंड में रहना ही पड़ेगा। फिर आपके पास दो स्टॉक हो जाएंगे, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और बायोकॉन, जो बैंड में रहेंगे। ओके, तो बायोकॉन बैंड में आने की तैयारी में है, इंडिया बुल्स हाउसिंग बैंड में बना रहेगा और जीएनएफसी बैंड में बाहर आने की तैयारी में। ये है आपके लिए बैंड से बेनिफिट वाला पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ आपके लिए। आइए एसवीबी, अब तो आप सबको पता ही हो गया और बैंक तो निपट ही चुका है। अमेरिका फेड और अमेरिका की सरकार ने कंट्रोल ले लिया है, लेकिन इसका मुकाबला अगर भारतीय बैंकों के साथ किया जाए तो, और आपको याद होगा मैंने आईटी राज्य मंत्री से बात भी की थी, राजीव चंद्रशेखर साहब ने, उन्होंने एक साफ कहा था जितने हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स और हमारी आईटी कंपनियां सिलिकॉन वैली में काम कर रही है, कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में है, उनको बोला भाई आप इंडिया के बैंक में पैसा रखो, वहाँ पे सबकी ब्रांच है, बीओबी एसबीआई की, वहाँ पैसा रखो। सो अब वरुण आपके सामने कंपैरिजन करके लाए कि एसवीबी वर्सेस इंडियन बैंक्स, है ना, इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो कैसा हो। और ये रिपोर्ट बनाई है बर्नस्टीन ने, पेश कर रहे हैं वरुण। राइट, तो होता है ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्नस्टीन, मार्केटेड बाय वरुण। जी वरुण बताइए। तो अनिल जी, ये रिपोर्ट दरअसल ये कहती है कि इन्होंने कंपैरिजन किया है कि एसवीबी के मुकाबले इंडियन बैंकिंग सिस्टम कितना अच्छा है और किस स्थिति में है, ये इस पूरी रिपोर्ट ने बताया। और एक लाइन में अगर कहे तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी मजबूत है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब क्यों? इनका सबसे पहला तर्क तो ये है कि एसवीबी का जो नॉन लोन एसेट था वो करीब करीब 60% के आसपास का था। भारतीय बैंक में अगर आप देखेंगे तो ये केवल 35% के आसपास है, तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा, भारतीय बैंक जो है उनका ज़्यादातर निवेश जो है वो सिक्योरिटीज़ में होता है। सिक्योरिटीज़ में भी 80% के आसपास अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है। इसके लिए आपको डरने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हमारे रेगुलेशंस कहते हैं कि 18% के आसपास जो है आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको उसमें डर नहीं है। दूसरा, आप एसवीबी या फिर इस तरह के बैंक्स देखेंगे जो इंटरनेशनल बैंक्स है, जो कि यूएस में ऑपरेट करते हैं, उनका बड़ा एक्सपोजर जो है एमबीओस, सीडीओस, इनमें सब में रहते हैं, यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, मॉर्गेज बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनमें होता है। और भारतीय बैंक जो है यहाँ पे ज़्यादा निवेश नहीं करते, ये इनका कहना है। ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको ग्लोबली बॉन्ड्स में देखने मिला है। इंडियन बॉन्ड मार्केट में नो डाउट रिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन बाकी ग्लोबल बॉन्ड्स के मुकाबले थोड़ा ये कम हुआ है। इसके अलावा जो डिपॉजिट बेस है इंडियन बैंक्स का, उसमें काफ़ी वेराइटीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्पेसिफिक स्टार्टअप जो है वो पूरा डिपॉजिट दे रहा है और आप अगर वो चला गया तो आप चले जाओगे। इस तरह की सिचुएशन इंडियन बैंकिंग सिस्टम में नहीं है, और अगर डिपॉजिट लेने कोई आता भी है तो भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को उसकी चिंता है नहीं। बाकी इनका कहना है कि जो इक्विटी टू एसेट रेशियो है इंडियन बैंक्स का वो काफ़ी हेल्दी है, 2 टाइम्स के आसपास है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। रिस्क मैनेजमेंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम का काफ़ी बेहतर है, और होल्ड टू मैच्योरिटी जो पोर्टफोलियो है, जो अगर 6% के आसपास जो है डिफॉल्ट के आसपास पहुंच गया था एसवीबी में, तो सारे डिपॉजिटर्स जो है वो पैसा लेने आ गए थे। इंडिया में इस तरह का सिचुएशन नहीं होगा, ये इनका कहना है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो इनको काफ़ी मजबूत लगता है। और आपको याद होगा 2 दिनों पहले आरबीआई ने भी कहा है ये बात कि हमारे बैंकिंग सिस्टम जो काफ़ी मजबूत है, हम और बैंक्स मिलके इसको काफ़ी मजबूत रख रहे हैं। और अगर
यहाँ हमारा जो एक्सटर्नल बोरोइंग है उसके भी हालात इतने खराब नहीं है, यहाँ से डॉलर मजबूत भी होता है तो भी हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये आरबीआई भी कह चुका है, बर्नस्टीन भी कह रहा है। ओके, तो कम से कम अच्छा ये नहीं कहा कि अमेरिका के वो सारे स्टार्टअप्स और इन सबको भारतीय बैंकों में पैसा रखना चाहिए? नहीं, ये भी करना चाहिए एक्चुअली, कायदे से सेफ रहेगा। हाँ, उनके लिए सेफ रहेगा। एक्चुअली वही वाली बात है कि जो मीम्स बन रहे हैं ऐसे ही नहीं बन रहे हैं। मतलब वो एक वो रशिया वाला बन रहा था, रशिया के बैंक्स पे सैंक्शन लगाया, आपके खुद के बैंक उड़ गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो चेक बाउंस हो रहा है तो पूछे कि बैंक में बैलेंस नहीं है या अकाउंट में बैलेंस नहीं है, वैसा हाल है। ये सारी चीजें चलती है, आता है जब इस तरह का मामला। तो भारतीय बैंक मजबूत है, चिंता बिल्कुल ना करें, घबराए ना, डरे ना, ये मानना है बर्नस्टीन का। और अच्छा कंपैरिजन उन्होंने रखा है जो पढ़ने लायक है, यू मस्ट रीड इट। अच्छा है, चलिए ये है आपके लिए भारतीय बैंक्स और आईटी पर रिपोर्ट बर्नस्टीन की तरफ से। इस बीच थोड़ी रिकवरी बाजार में जरूर आपको आती भी दिख रही है। 17,000 क्लेम करने की कोशिश कर रहा है और बैंक्स की तरफ से भी रिकवरी है। 39,400 क्लेम करने की कोशिश कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी। इस पर आप रखिए नजर। इनफैक्ट सभी बैंक्स पर अगर आप तगड़ी रिकवरी आई बैंक में खरीदारी अच्छी आई है आधे घंटे में, बहुत ही शानदार। बैंक तो अब तो अगले हफ्ते 18,500 आ सकता है अनिल जी, जिस स्पीड से रिकवरी आ रही है। आवाज नहीं आ रही आशु जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, दीप को भी नहीं आ रही है। इस कान से सुनाई भी कम आपको 18,500 ही क्यों चाहिए? कुछ और लेवल नहीं चलेगा? इवन लेवल है अनिल जी, इवन लेवल। अच्छा। ना जो लिफाफा लेवल तो सुमित जी के पास है, तो एक अच्छा इवन लेवल याद रखने के लिए इजी रहता है। ओके, तो आशु जी की बहुत इच्छा है कि 18,500 जल्दी से उसके दर्शन करें। ये आशु जी आपकी ख्वाहिश। पर एनीवे जी, जोक सपाट, जो रिकवरी जिस तरह से लग रही थी वो बहुत अच्छी रिकवरी आई है और एक भी गैप अप मिल गया अनिल जी। वो दोनों जो बाय कॉल्स हैं, जो परसों का स्प्रेड है, जो आज का 1:1 है, अनिल जी मुझे तो लग रहा है यहाँ आके तो क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ही हो गई है। बिल्कुल अच्छे लोगों के साथ रहने में ये बड़ा फायदा और वही तेजी वाली अनिल जी, सारी तेजी की कॉल्स हैं। यहाँ आके तेजी की कॉल निकलेंगे तो परफॉर्मेंस तो आएगी, आप समझ ही सकते हैं। देखिए नहीं, चांसेस अनिल जी, देखिए कंपल्सिव ना मंदी है ना तेजी है, लेकिन यह है कि वो लोगों को बचाने के लिए मुझे वो स्टॉक्स पे जरा ज्यादा वो हो जाता है। बट अदरवाइज ऐसे थोड़ा है कि सर किसी भी भाव पे मंदी कर देंगे। नहीं, ठीक बात है बिल्कुल। और आप तो दोनों तरफ के, वो अलग बात है कि जो आप ज्यादातर जो मंदी के देते हैं और जिस तरह से डराते हैं, उस वजह से ये इमेज बनी है। बाकी दिल के तो आप बहुत ही अच्छे हैं सर, मतलब मैं बता नहीं सकता है कितने अच्छे हैं। नेहा को भी समझा दिया सर कि स्टॉक नहीं लेना, सिर्फ गोल्ड लेना नेहा ने, बस और कुछ नहीं करना। नेहा वही बताने भी आई है इस समय। बट आई डोंट नो अनिल जी, ये स्पेकुलेशन है इस समय। ये फैक्टर है कि नहीं जो आप अभी इस समय रिकवरी देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी देर पहले आपने रिकवरी देखी थी। एक चीज जो हम भूल चुके हैं इस बैंकिंग संकट में, हुआ है आपके लिए रशिया यूक्रेन। 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें। पुतिन साहब और शी जिनपिंग जो चाइना के, वो जा रहे हैं ना मिलने जा रहे हैं। अभी क्रेमलिन की तरफ से, यानी ऑफिशियली रशिया की तरफ से एक बयान आया है जो AFP न्यूज एजेंसी रिपोर्ट कर रही है। हमारी टीम उसे फ्लैश भी करने जा रही है। पुतिन और शी बात करने वाले हैं किस तरह से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ये क्रेमलिन की तरफ से बयान आया। ये ऐसा नहीं कि स्पेकुलेटिव है, सोर्स बेस्ड है या कोई स्टोरी आई है। क्रेमलिन की तरफ से आया है कि इस प्रपोजल पर भी दोनों लीडर्स बातचीत कर सकते हैं। तो शायद उसकी वजह से इनिशियली हमने डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी देखी और फिर बाकी बाजार रिकवर कर रहे हो सकता है, आई डोंट नो। बट बड़ा डेवलपमेंट तो सर कुछ ना कुछ तो हुआ है। नहीं तो 350 पॉइंट से डाउ फ्यूचर्स आपका रिकवर होकर पूरा 60 पॉइंट रह जाए। 300 पॉइंट की रिकवरी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा उससे। सर अगर ये रीजन आने वाले दिनों में बन गया ना, बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। बन सकता है। मतलब पूरे देश का, पूरी थोड़ी दुनिया का जो सबसे बड़ी मंदी का ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हुआ है सर? वो यहीं से तो हुआ है। महंगाई यहीं से शुरू हुई, सब कुछ यहीं से। मतलब आज जो ये सब कुछ है, मतलब ये बेस तो यही है। और अगर ये इसमें सर कोई चीज होती है तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज बन। जब मंदी में आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीजें आती है, तेजी में भी आ सकती है। इस वक्त हम सब मतलब बैंकों को लेकर रो रहे हैं, महंगाई को और ब्याज दरों को लेकर रो रहे हैं। और पता चला रशिया और यूक्रेन और चाइना के साथ मिलकर कैसे भी करके किसी भी तरीके से अगर एकजुट हो जाएं तो कहना ही क्या। तो हमारी मुस्तैद टीम, और मैं आपको 2 दिन से लगातार, मैं 3 दिन से आपको कह रहा हूँ, हमारी टीम सारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे पूरी पैनी नजर रखी हुई है। अब आप ये कह सकते हैं इसमें तो थोड़ा लेट बताया, बिल्कुल जी लेट बताया, क्योंकि जब तक एकदम कंफर्म ना हो जाए तब तक बताना भी मुश्किल। लेकिन लेट में भी सबसे पहले बताया,
वो बहुत ज़रूरी है कि आपको जहाँ से कंफर्मेशन मिले वहाँ से बताना जरूरी, क्योंकि खबरें तो हज़ारों आती है, हर खबर तो नहीं चला सकते ना। तो चलाने के लिए पूरी कोशिश ये करते हैं कि सही सोर्स मिल जाए जहाँ से खबर आई है। ये खबर तो खैर कल भी चल रही थी कि पुतिन और शी जिनपिंग साहब मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी जब क्रेमलिन से ये खबर आ रही है तो ये खबर ऑथेंटिक। एक और इंडिकेशन जो शायद अब आपको नेहा देगी, जी, गोल्ड सिल्वर में प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं, होनी चाहिए करेक्शन, बिल्कुल होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये भी एक और सिग्नल है सर, ये मतलब हाँ, जाहिर सी बात है, शांति होगी तो सोना चांदी थोड़ा नीचे आने वाला है। 60,000 आज पहली बार आपने अपनी जिंदगी में दर्शन किए होंगे सोने के दाम के। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या कुछ होता दिख रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर रशिया और चीन, इनके दोनों ही दिग्गजों के बीच में पुतिन साहब और शी जिनपिंग साहब एक चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में क्या विस्तार से बातचीत हो सकती है? दीप, अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो बताएं जल्दी से। बेसिकली सर बात यही है कि अब हिस्टोरिक मीटिंग है, क्योंकि ओपनली अब चाइना और रशिया की मीटिंग हो रही है। कोई भी इस स्तर पर हमने देखा है कोई भी बड़े देशों की रशिया के साथ मीटिंग नहीं हुई है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से हिस्टोरिक है। दूसरा, हम देख रहे हैं बीच में यूएस आरोप लगा रहा था चीन पर कि आप उन्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, वेपन सप्लाई कर रहे हैं, जो चीन ने नकारा था। बट ये जो ओपनली बात करने जा रहे हैं, इसी तरफ से एक ये जो मैसेज दोनों रशिया और चाइना भेज रहे हैं वो यूएस और वेस्ट को यही है कि आपके बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं। पर जो अब रशिया के क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है वो इसलिए इंपॉर्टेंट ले लेता है क्योंकि अब तक जो भी बयान क्रेमलिन की तरफ से आया है वो ये लेकर आया है कि हम तो शांति चाहते हैं, यूएस हमें अलाउ नहीं कर रहा है। बट अगर वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि अब हम चाइना के साथ इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं और अगर सहमति बन सकती है कि चाइना की तरफ से भी एक ऐसा प्रस्ताव आ जाए कि वो पीस मेकर का रोल प्ले कर ले, तो शायद वहां पर राहत होगी। क्योंकि ओवर द वीकेंड सर बड़ा डेवलपमेंट इसमें यह भी हुआ था कि रशिया और यूक्रेन की जो ग्रेन डील है, व्हीट एक्सपोर्ट डील है, वो एक्सपायर होने वाली थी। करेक्ट। उसको 2 से 4 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो एक स्टेप रशिया ने दिखा दिया है वो डील एक्सटेंड करके। दूसरा, पब्लिकली अगर ये कह रहे हैं, उनकी क्रेमलिन कह रहा है कि हम शांति पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसका मायना बिल्कुल ये बड़ी बात है। और इसीलिए अब सिर्फ 50 पॉइंट नीचे बचे हैं डाउ फ्यूचर्स में। शार्प और स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिख रही है। पिछले 1 घंटे सवा घंटे में 250 पॉइंट 300 पॉइंट रिकवर होते दिखे। जब हमने शो की शुरुआत की तो लहूलुहान था, डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट नीचे थे, बाजारों का मूड माहौल बहुत ही खराब था और वहां से एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी आपके लिए आती हुई दिख रही है। और रिकवरी सिर्फ आपको लग रहा हो कि हमारे बाजारों में आ रही है, डाउ में आ रही, तो गलत है। फुटसी अब सिर्फ 0.5% नीचे बचा है। कैक अब हरे निशान में आ चुका है। जर्मनी और फ्रांस के बाजार हरे निशान में आ चुके हैं, ये बड़ी बात है। और इंग्लैंड के बाजारों में फुटसी में हल्की गिरावट बची। तो काफी स्मार्ट और शार्प रिकवरी आई थिंक हो सकता है सर इसका एक रिएक्शन हो। स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं बिल्कुल आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सो रिकवरी तो सर आपने कैप्चर कर ही लिया, हमारी स्क्रीन पर भी रिकवरी हो रही है। बताएं क्या करके जाना है फिर। देखिए दी, बैंक निफ्टी का तो क्लियर ही था कि ये मुश्किल लेवल के ऊपर ही बंद हो रहा है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। निफ्टी का जरूर था कि 16,972 के नीचे होता तो टेंशन बढ़ जाती थी, तो अब लग रहा है उन लेवल के आसपास। तो क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस अभी तक तो मेंटेन रहेगा, ये दिख रहा है। सो आई थिंक आप रिस्क से बाहर हैं, लेकिन फ्रेश तेजी की या मंदी की दोनों ही पोजीशन बनाना बराबर रिस्की है। जब रिस्क रेशियो बराबर हो, 50-50 हो, बढ़ने के और घटने के चांस उतने ही हो, तो बेहतर है कि आप कोई पोजीशन ना करें। फिर भी अगर आपको तेजी की पोजीशन बनानी हो तो फिर आप पोजीशन लेकर कोई आगे पुट ऑप्शन खरीद लें, फ्यूचर्स खरीदे। तो समझिए आप फ्यूचर ले रहे हैं 17,000 के आसपास, अभी जो कैश लेवल है तो 16,800 का आपको पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर लेना चाहिए। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो 17,200 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आपको हेज कर लेना चाहिए। और जो आप अपनी ओवरनाइट पोजीशन किसी भी तरह की रख रहे हैं उसमें 200 पॉइंट से बड़े का मूवमेंट आपको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए 200 पॉइंट की रेंज वाला पुट और कॉल खरीद कर आप अपना हेज करें। 200 तक तो ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1% का मूव तो आपको ओवरनाइट हमेशा मान के चलना चाहिए, और उससे कम का आप मान के चलते तो फिर आप पोजीशन बनाइए भी मत, क्योंकि फिर आप कमा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर उससे बड़ा मूव हो उसको हेज कर लिए, अदरवाइज ठीक है। तो नया बनाने की राय आज नहीं है। दोनों तरफ बेचने वाले के भी मुंह में पानी आता है। 150 पॉइंट ऊपर है नीचे से, लेने वाले को लगता है कि नीचे बॉटम बना के ऊपर जा रहा है। इसलिए इस तरह के माहौल में जितना आप कम पोजीशन रखें उतना बेहतर। गॉट इट, ठीक है सर। तो चलिए ये है इस समय का वर्ड। बाय द वे, उस जो अभी बात चल रही थी उस पर एक अपडेट भी आ रहा है कि चीन की तरफ से कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं ताकि एक सीज फायर हो सके और फिर ये शांति प्रस्ताव पर बातचीत भी हो सके। ये आपके लिए अपडेट आ रहा है। तो चलिए, तो चीन की तरफ से कदम उठाने की बात हो रही है। ये आज रात अमेरिका में एक डिफाइनिंग मोमेंट हो भी सकता है। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है, क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। तब तक जय ठक्करे तैयार, बिगुल कैश का ऑप्शन।
शायद जय थोड़े लेट पहुंचे तो बिगुल को लगा कि आज मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3:30 ऐसे बच जाएगी, लेकिन जय अब बच चुका है। बिगुल बताएं। अनिल जी, मार्केट में अच्छी रिकवरी, इनफैक्ट यही रिकवरी मॉर्निंग में वही लग रही थी कि ये जो रेंज जो होल्ड आउट करनी थी, जैसा कि जितनी वो प्रीवियस रोज ब्रेक की बैंक निफ्टी ने नहीं किए, तो थोड़ा बहुत पैनिक हमें वहां पे देखने मिला। बट देन ओवरऑल बैंक निफ्टी ने अच्छा होल्ड आउट किया अपने लेवल्स को। वहीं पे एक बाय रिकमेंडेशन है मेरा 39,500 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है, जो अभी 284 पर अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 169 का, सो 284 पर खरीदे 169 का स्टॉप लॉस होगा। अनिल जी 39,500 स्ट्राइक का बाय निफ्टी का कॉल खरीदने की सलाह है। पहला टारगेट जो अनिल जी यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज 480, 418 का। सेकेंड टारगेट बन रहा है 536, सो 418, 536 ये दो टारगेट के लिए खरीदे। रीजन भी अनिल जी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से पॉजिटिव डायमेंशन आपको मैग्नेटिक दोनों इंडाइसेस काफी ओवरसोल्ड नहीं जैसे कि जो मैंने पॉजिटिव यही बताया था कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में लो लेवल पर आपको बाइंग करनी होती है। ऑब्वियसली जो हायर लेवल पर आते हैं वहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकती है और फिर अगर आप पुट भी ले सकते हैं। बट बैंक निफ्टी में जो हिसाब से 39,000 के लेवल्स ऑलमोस्ट होल्ड थे, बैंक निफ्टी थोड़ा ही ब्रीच या लेवल से ऊपर ज्यादातर आज ट्रेड किया है। दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड लगभग हमें यही एक्सपायरी है ऑन द अपसाइड 39,840,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। सो अगर आप देखिए उस वजह से तो फिर इसकी इंटरेस्ट बच्चे का खरीदारी चाहिए, इसलिए इसमें मैंने 418 and 536 ये दोनों टारगेट। तो ये है आपके लिए 39,500 का कॉल ऑप्शन खरीदे आप 224 रुपए में, 169 रुपए का स्टॉप लॉस, 418 और 536, 169 स्टॉप लॉस, 418, 536 टारगेट। आइए कमोडिटी बाजार में जो जबरदस्त सेक्शन है, जल्दी से एक बार बचे 2 मिनट, नेहा से जान ले क्या कुछ हो रहा है। नेहा बताएं। सर सोना चांदी तो चमके हैं। सोना हमने देखा रिकॉर्ड स्तर छू चुका है। ऑफ कोर्स ये जो डेवलपमेंट अब हो रही है रशिया चीन के बीच में बैठक, इस पर हम नजर रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज $2014 का जो लेवल कॉमेक्स पर सोना ने छुआ है, उसके बाद ऑलरेडी $20-22 का करेक्शन आ गया। बट नजर रहेगी 1 साल की ऊंचाई पर अभी भी है सोना चांदी। लेकिन कच्चा तेल और बेस मेटल्स, ऑफ कोर्स हमने देखा ये जो अमेरिका में बैंकिंग संकट है जो यूरोप में फैलता हुआ दिखा है, काफी कुछ काम तो हो रहा है लेकिन मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, डरा हुआ लग रहा है मार्केट। तो इस कारण से हमने देखा कि यहाँ पर एनर्जी और बेस मेटल्स में प्रेशर दिखा है। 17 महीने के लोस पर कच्चा तेल आते हुए देखा है, बेस मेटल्स भी 2.5 से 4 महीने के लोस पर है। बट हैविंग सेड सो इनके अपने जो फंडामेंटल्स है वो तगड़े हैं। मतलब अगर ये अमेरिकी बैंकिंग संकट के मूड माहौल को साइड में रख दिया जाए और ये जो नया डेवलपमेंट रशिया चीन को लेकर हो रहा है, रशिया यूक्रेन को लेकर हो रहा है, अगर ये उत्पन्न हो जाता है तो वापस से बाउंस बैक दिखेगा। मीनवाइल जो पॉजिटिव डिमांड सिनेरियो है जो चाइना से बनता दिख रहा है, हाउसिंग कंप्लीशन के जो आंकड़े हैं बहुत बेहतरीन आए हैं जैन फेब के अगर देखा जाए। इसके अलावा शंघाई एक्सचेंजों में कॉपर की जो भंडार है वो लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं। इंपोर्ट्स बड़े हैं, जो यहाँ पर सरकारी आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, सारे मेटल्स के यहाँ डिमांड इंपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखे और कॉपर इंपोर्ट प्रीमियम भी बढ़ा है। सिर्फ यही नहीं, मूडीज की तरफ से या फिर हमने देखा फिच रेटिंग की तरफ से मेटल्स को लेकर बहुत तगड़े बयान निकल कर आए हैं। डिमांड सिनेरियो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स ओपेक और आईईए इनकी तरफ से भी हमने देखा है कि कच्चे तेल की डिमांड को लेकर, चाइनीज डिमांड को लेकर बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर अपने इंडिविजुअल फैक्टर्स देखे जाएं तो एनर्जी और बेस मेटल्स के तगड़े हैं। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे एक्शन वाले पॉइंट्स इस वक्त कमोडिटी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जय ने जो बैंक निफ्टी में 39,500 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदने की राय दी थी वो मैं आपको एक बार फिर से आपको रख दूं कि जो खरीदना है वो 284 रुपए पर लेना है, 284 पर खरीदना है, 169 का स्टॉप लॉस, 418, 536 इन 2 लेवल पर खरीदना है, 284 पर खरीदना है। ये आपके लिए रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए मूव। बढ़िया रिकवरी आई है एंड में, हालांकि एंड ऑफ ट्रेड आप फिर भी 100 पॉइंट नीचे निफ्टी और 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर बंद हो रहे हैं, बट 17,000 के इर्द गिर्द आप प्रोविजनल क्लोजिंग आते हुए देखने वाले हैं। शायद फाइनल क्लोजिंग इसके थोड़ा नीचे ही आए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और खराब तो दिन रहा ही है, हालांकि ओवर द वीकेंड कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे, बट ये जरूर है कि एंड ऑफ ट्रेड एक स्मार्ट रिकवरी आपको निचले स्तरों से आती हुई दिखी है। लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी आपने यहां पर देखी है इस समय। बजाज फिनसर्व आपका टॉप लूजर है, 4.5% नीचे। बजाज फाइनेंस 3.25% नीचे था। अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% टूटा है आज। अदानी पोर्ट्स में भी आपने करीब 2% की कमजोरी देखी है। बैंक्स तो ऑफकोर्स कमजोर थे ही एंड ऑफ रिकवरी को निकालते हुए भी अगर आप देख लें। एसबीआई सबसे
ज्यादा गिरा था। आईसीआईसीआई एक्सिस में भी आपको गिरावट देखी थी। कोटक एंड में थोड़ा रिकवर होकर बंद जरूर हो रहा है। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फी, यहाँ पर भी आपने दबाव देखा है। मेटल्स कमजोर थे, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में आपने वीकनेस देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा गिरावट तो इसी से आई थी। एंड ऑफ ट्रेड करीब 1% नीचे ये बंद हो रहा है 2200 के लेवल पर। होल्ड आउट कंजम्पशन ने किया है। एचयूएल टॉप गेनर है आपका 0.3% ऊपर। आईटीसी 1% ऊपर आपको आते हुए दिखा। नेस्ले में खरीदारी थी। चुनिंदा फार्मा भी एक्टिव था। डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज दोनों में एक्शन था। साथ ही सन फार्मा यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखी। टाइटन भी आपको एक्टिव दिखा है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी लगातार 3 दिनों से यहाँ पर तेजी है क्योंकि कच्चे तेल के दाम काफी तेजी से नीचे आए हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, बड़ा ब्रेकडाउन आपको दिखा है बलरामपुर चीनी में 6.5% के कट के साथ। इंडिया सीमेंट्स, रैमको सीमेंट्स, ग्रासिम, इन सभी काउंटर्स में वीकनेस रही। पीरामल एंटरप्राइजेस कमजोर था। इसके साथ ही एचएल डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था, बट डिविडेंड एडजस्टमेंट को हटा दे तो भी स्टॉक काफी कमजोर था आज के ट्रेड में। मैक्स फाइनेंशियल, एमएनएम फाइनेंशियल, दोनों एनबीएफसीज में आपने परेशानी देखी है। संवर्धना मदरसन पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है, आज भी आपने इस पर कट देखा है। होल्ड आउट किया है आपने पेज इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम। होल्ड आउट तो हमारे मुसीबत में काम आने वाले एक ही स्टॉक है, आईटीसी आज भी हरे निशान में है। बिल्कुल। तो ये स्टॉक है जो मुसीबत के दिन वाकई में काम आता है। लीवर 2.5% की कुणाल जी और राकेश जी को बधाई नहीं दी तो हो सकता है कल सुबह सुबह शो में ना आए, मुंह फुला कर बैठ जाए। तो इसलिए बंसल जी अच्छी तरह से बता रहे हैं। 100% 5 घंटे रोज साथ जो रहते हैं। बंसल जी बधाई स्वीकार कर ले अभी एडवांस में कल की। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अनिल जी ऐसा नहीं है कि बधाई अनिल जी आप कभी भूलते नहीं है, और बाई चांस भूल दे तो अनिल जी हम नहीं भूलते आपको याद कराना। अनिल जी मतलब कि बधाई और नो बधाई, अनिल जी शो थोड़ा छोड़ेंगे इन चीजों के लिए अनिल जी? अरे वो तो मैं दबाव बनाने के लिए ऐसे कह रहा था, वो भी मुझे भी पता है, चिंता न करें। शो छोड़ने के लिए तो अनिल जी ने कहा ही नहीं, मुंह फुलाने के लिए बोला था। मुंह फुलाने के लिए बोला, हाँ मुंह फुलाने का शो छोड़ने का आया भी कैसे दिमाग में। आइए बढ़ते आगे। आज बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। घरेलू बाजार में सोने ने आज बना दिया है नया इतिहास। पहली बार आज हमने 60,000 के दर्शन किए सोने के दामों में। इतिहास में पहली बार 60,000 के पार निकला है, तो ऐतिहासिक लेवल पर है सोना। देखिए सबसे बड़ी कवरेज, कहां जाएगा सोने का मार्केट। सबसे बड़े पैनल के साथ हमारा खास शो गजब की चाल 60 के पार। ये है हमारा आज 5:30 बजे गोल्ड पर विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम। आहा, सुन के इतना रिलीफ मिल रहा है। जिनको मिलती होगी 3 दिन की छुट्टी है, ओहो उनकी क्या किस्मत। करवा दीजिए सर, हम करवाने वाले। हमें जब अपने खुद के बारे में गलत फहमी नहीं, आपको क्यों। देखो ये तो दीप है ना, आप अपनी किस्मत लेके आए हैं। आप भी यूरोप में पैदा हो जाते। पूरी इतनी बड़ी धरती, आपको यहीं अवतरित होना था। वो बात अलग है, बैंक के पैसे खतरे में होते हैं। वो बात अलग है, बैंक में पैसे इसके चले जाते सारे में। जो काम करेगा उसी के बैंक में पैसे होंगे। हमारे इंडियन 7-7 दिन काम करते हैं, संडे सैटरडे भी लगे रहते हैं, इसलिए हमारे बैंक मजबूत है। तो हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम। ये बात किसी भी नौकरी पेशा वाले लोगों को रोमांचित कर सकती है, जैसा कि अभी आपने दीप के चेहरे पर देखा। दरअसल ब्रिटेन की 61 कंपनी ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नए फॉर्मूले को अपनाया है, और मजे की बात देखिए, उनका ये कहना है कि इसके नतीजे अच्छे आए हैं। इनके नतीजे देखकर 18 और कंपनियों ने कहा हम इसे परमानेंटली लागू कर रहे हैं। तो फिलहाल दुनिया भर में 4 डे वीक को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर शाम 6 बजे हम चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले इस 4 डे वीक पर करेंगे चर्चा। इसके फायदे नुकसान की करेंगे बात, और जानेंगे कि किन किन इंडस्ट्री में इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। साथ ही भारत में इसकी संभावनाओं पर भी करेंगे बातचीत, जिसे दीप बड़े गौर से देखेंगे और सुनेंगे कि किस इंडस्ट्री में लागू किया जाए। दीप, यू आर यंग, यू कैन चेंज योर इंडस्ट्री एनी टाइम। देखिएगा लागू कर सकते हैं अपने यहाँ पायलट कुछ दिन के लिए। पायलट प्रोजेक्ट। दीप को इतना प्यार कहाँ मिलेगा और कहीं पे भी दीपांशु नहीं मिल सकता। आशु जी यहाँ पे तो ऐसे हमारे चाहने वाले हैं, तो बोले सर सैटरडे संडे मन नहीं लगता आपको। आ जाओ। कह रहा इतना प्यार बोले सैटरडे संडे भी आप भले मार्केट बंद रखो, शो तो कर लिया करो। अरे तो शो में करेंगे क्या भाई। पर सर वो बात अलग है, दीप शो के बाद मुझे बोले भाई पैसे चाहिए, प्यार बहुत हो गया। तो वो मैं नहीं कह सकता। हाँ, प्रोपोर्शनेटली पैसा ना घटा दे, ये भी होता है। ये तो सोचा नहीं था। ये सोचा नहीं था। तो आइए, रजनीश सिंह साहब होंगे मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर के, उनसे करेंगे मुलाकात। प्रांशु उपाध्याय साहब रीजनल डायरेक्टर माइकल पेज इंडिया के, इनसे करेंगे मुलाकात शाम 5:56 पर। 4 दिन दफ्तर, काम पर नहीं असर। और साथ ही हाँ, एक और मेहमान भी तो हैं जो हमारे साथ होंगे, तो 3 मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं मुलाकात।
और तीसरे मेहमान हैं सुनील चेम्मन कोटिंग साहब, CEO टीम लीड्स डिजिटल के। आइए, बाजार में लंबी अवधि में मुनाफा कमाना है तो सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो बाजार के अस्थायी उथल पुथल से आपकी वेल्थ को बचा सकती है, और वो है इक्विटी। निवेश में आपका पहला कदम हो या फिर चल रही हो कोई SIP, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश से आप अपने दूर के लक्ष्यों को पा सकते हैं। इसी की स्ट्रेटेजी पर करेंगे हम बातचीत आज शाम 6:26 पर। लंबी रेस का निवेश, और हमारे साथ होंगे त्रिदीप भट्टाचार्य, CIO एडलवाइज AMC, और फिरोज अजीज, डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ के। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। अब आइए हमारी आज की प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। रात को 8 बजे देश में इंटरनेशनल स्कूल्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में एडमिशन में लगभग 40% की बढ़त हुई है। आखिर इंटरनेशनल स्कूल्स के कैंपस और वहां बच्चों के एडमिशन में इतनी तेजी से बढ़त क्यों हो रही है? इसका भारतीय शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना है कुछ, या फिर शिक्षा के प्रति अभिभावकों का नजरिया ही इंटरनेशनल हो रहा है? इसी का पूरा होगा एनालिसिस प्राइम टाइम इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में। देखिएगा जरूर इंटरनेशनल स्कूल कितने कूल। बढ़िया। और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसी वजह से बाजार में आखिरी 1 घंटे में रिकवरी भी दी ताकि आप लटकाए हुए चेहरे के साथ अपनी शाम न बिताएं। लेकिन और अलग तरीके से कहाँ और कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और खुशी असल में क्या है, इसका रहस्य आज भी है। तो इसी पर हम आज कोशिश करेंगे खुशी के मतलब तलाशने की और जानने की। देखिए क्या है फॉर्मूला, खुशियों का फॉर्मूला आपके लिए रात 8 बजे जरूर देखिएगा। बाकी तो एक फॉर्मूला तो आपको पता ही, एक फॉर्मूला तो पता ही है जो हमने सुबह ट्वीट में डाला है। शो देखिए, ट्वीट का रिजल्ट आ गया। दीप बताऊं क्या, वैसे तो ट्वीट में अभी भी वोटिंग चालू है, मतों की गणना चल रही है, और मैं बता दूं ताजा जानकारी के मुताबिक 64% लोग मानते हैं कि शो देखने से बड़ी हैप्पीनेस मिलती है। ये तो तब है जब मार्केट का हाल बॉटम पर है। ये 18,887 पर होता तो 90% प्लस का रिजल्ट होता है ना, आराम से। लेकिन लोकतंत्र में सबको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। तो जो लोग 17% है वो थोड़े से उदास हैं, तो 19% कह रहे हैं ना हम खुश हैं ना दुखी हैं। साइडवेज, नो कमेंट्स, कुछ नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो लाइफ में। तो मतलब 19% अभी मूड बना नहीं पा रहे कि मुझे खुश होना है या दुखी होना है। बाकी 17% थोड़े दुखी हैं। चिंता मत करें, आप भी थोड़े समय में मुस्कुराहट के पल जरूर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। कल सुबह 10:30 बजे हमारा वेल्थ क्रिएशन वीक जो चल रहा है उसमें रामदेव अग्रवाल साहब होंगे आपके साथ, उनसे मिलेगा और उनके इतने लंबे गहरे अनुभव का फ़ायदा उठाइए जो उन्होंने वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ बनाई है, उन्होंने जिस तरह से अपनी यात्रा की है वो हम जानेंगे समझेंगे और उनसे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। 10:30 बजे हमारा ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा। और 9:45 बजे कल वेल्थ क्रिएशन रिसर्च आशु सर बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। कल की रिसर्च डेडिकेटेड टू यू आशु सर। थैंक यू सो मच सर। और देखने के बाद मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं परसों आ जाऊंगा सर। मैं परसों में लाइव फोन लगवा दूंगा। क्या बात कर, मैं ऐसे लाइव देखना है। डन सर। हाँ, तो कल सुबह 9:45 बजे का अपॉइंटमेंट, कोई मीटिंग हो तो कैंसिल कर दीजिएगा। बाजार में बिकवाली कब करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए, जी हाँ, इसकी टाइमिंग आपको बताने की कल करेंगे कोशिश। सुबह 9:45 पे वेल्थ क्रिएशन पिक होगा, 9:40 पर ये रिसर्च होगी, दोपहर 2:45 पर भी आपके लिए वेल्थ क्रिएशन पिक होगी, 10:30 बजे इंटरव्यू तो हो गई। आई थिंक सर ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगी, मुझे लग रहा है। मतलब हाँ, ऐसा कभी ऐसा कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। हाँ, सोचने वाली मतलब इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, आई कैन से दैट। तो हम कोशिश करें कुछ नया। वेरी गुड इनिशिएटिव लगे हैं, वेरी गुड। आपको आई होप कि आपको पसंद भी आएगा और आपके काम की भी होगी, हमारे दर्शकों के लिए भी काम की होगी। आज इसलिए दीप मैंने आज आशुतोष मैंने इसलिए कहा है, आज हमने सुबह ये रिसर्च दी थी कि बाजार साल के दौरान बॉटम कब बना था, तो हमने एक फॉर्मूला निकाला है। अगर आपको साल में 100 रुपये निवेश करने हैं, आपके 50 रुपये जनवरी से मार्च के बीच में जाने चाहिए, 25 रुपये आपके अप्रैल से जून के बीच में जाने चाहिए, और बाकी 25 रुपये आपके जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जाने चाहिए। तो ये आपकी SIP का लोकेशन ये होना चाहिए। ये हमने निकाला। सो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, निकाल रहे हैं। लेट्स सी आपको वेल्थ बनाने में किस तरह से मदद करेगी। एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हमने की है, अगर मार्च 2020 24 मार्च को आपने पैसे लगाए होंगे मार्केट में, लमसम लगाए तो क्या, SIP की तो क्या, कब से मार्च 2020। अच्छा, 2020 ओके। और अगर आपने शॉर्ट ब्लास्ट SIP की हो तो क्या। बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च, हमारी पूरी टीम पिछले महीने 1.5 महीने से इन पे बहुत सारे डेटा पर काम कर रही है, जो इसका पूरा निचोड़ इस हफ्ते आपको
जी बिजनेस पर मिलेगा। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी, हिमांशु जी और जय ठक्कर साहब, कोई बचा तो नहीं, सचिन जी भी तो है जो हाँ भारी भरकम शॉर्ट कॉल देने वाले। सचिन जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात और साथ ही मृत्युंजय तैयार है, चेहरे पे चमक देखिए, गोल्डन स्माइल, गोल्डन शाइन होने वाला है सर, गोल्डन कलर भी अब चेंज होने वाला है, चश्मा भी होगा पूरे स्टूडियो का कलर। एक बार जरा दिखाई, पहले हम एक बार आशु सर बैठिएगा, हम पूरे स्टूडियो का गोल्डन कलर देखना चाहते हैं। क्या बात है। तो मृत्युंजय का तो मतलब पूरा समय वो पांचों उंगलियां घी में और गोल्डन मैन सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो गोल्डन कलर गोल्डन मैन भी हैं जिन्होंने 50,000 के आसपास कहा था कि 60,000 चला जाएगा फर्स्ट हाफ में। मिलवाइए, उनसे भी बात करेंगे सर ब्रेक के बाद। मेहता साहब, अरे वाह, ये सुरेंद्र मेहता साहब वो भी जुड़ेंगे, इब्जा के सचिव, और वो सोने चांदी के बाजार पर बड़ी गहरी पकड़ रखने वाले और जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उनसे मुलाकात करने। तो बड़ी तेजी, लेकिन 60 के बाद अब क्या, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब ब्रेक के बाद कमोडिटी सुपरफास्ट।